Assalamu alaikum wa rahmatullah, everybody. Welcome to another of our sessions regarding how to raise the standards of thinking. और इस तरह के सेशंस के बाद हमारा जो जेन्युइन क्वेश्चन हर कोई हर वक्त पूछ रहा होता है कि रेज द स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग का असल में मतलब क्या है, तो इस तरह के सेशंस बड़ी अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से, बल्कि बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे कि सोर्स कोड एज अ कंपनी कैरीज अ वेरी डीप लेवल मिशन कि कोई भी फील्ड हो, किसी भी सतह पे इंसानी इन्वॉल्वमेंट हो, उसकी इर्तिका का मसला हो, उसमें किसी भी दर्जे के ऊपर आपकी सोच का जो मेयार है वो बेहतरीन से कम नहीं होना चाहिए। चाहे आप वो किसी भी प्रोफेशन में कर रहे हैं, दुनिया के लिए कोई बेहतरी करना चाह रहे हैं, अपने लिए बेहतरी करना चाह रहे हैं, अपने घर के लिए या फिर अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। सो एट एनी लेवल यू नीड टू बी एट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ थॉट। दैट्स द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बिकम ए ह्यूमन बीइंग। और दुनिया में इन आवर ओन फिलॉसफी ऑफ सोर्स कोड, that's why we put this in our purpose statement, that the real problem, the actual source of all problems is the suppression of thought of the human being. जब किसी भी इंसान की सोच की पस्ती के इक़दामात किए जा रहे हों तो उसको फिर वो एक डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है, अपने लिए भी, अपने डिपेंडेंट्स के लिए भी। बाप है तो पूरे घर को तबाह करता है, कोई कंपनी का लीडर है तो पूरी कंपनी को तबाह करता होगा, मुल्क का लीडर है तो पूरी कौम को तबाह करता है। और आप सब के सब लोग इस वक्त देख रहे हैं इस बात के असरात। तो वाई डू वी पुट दिस एज अ पर्पस? बिकॉज जब तक कि हर बंदा, क्योंकि ये भी एक सोच का मेयार है कि कितने लोग इन्वॉल्व हों इस काम में, तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ थॉट के मुताबिक हर बंदे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और कोई बंदा अपने घर को खाली बचाने की कोशिश कर रहा है तो वो कोई आला मयार की सोच नहीं है उसकी। Everyone has to save everyone. That's the basic duty of every human being. This is why we're doing all of these sessions. जब तक आप अपने अपने बच्चों को, अपने अपने घर को बचाते रहेंगे नियतन, और आपके कोई होराइजन नहीं होगा कि इससे बाहर कुछ करना है, तो फिर किसी और को गलत काम करने के खिलाफ आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चाहे वो कोई मुल्क का लीडर है जो अपनी फैमिली के लिए कोई इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है मुल्क के पैसों से, या फिर वो यूएन का चेयरमैन है जो एक ख़ास कम्युनिटी और लॉबी को बचा रहा है और पूरी की पूरी दुनिया में उधम मचा के रखा हुआ है उसने, जैसे कि आप काफ़ी सालों से देख रहे हैं फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है। ये स्टैंडर्ड ऑफ थॉट ही है कि जिसमें एक ख़ास कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात की देखभाल की जाती है और उन्हीं के बारे में इक़दाम किए जाते हैं। उसी को ज़रा छोटा कर दें और बहुत छोटा कर दें तो घर पे ऐसे होता है, हर घर पे ऐसे हो रहा है। हर बच्चे की, हर इंसान की बेसिक तरबियत का बेसिक फ़लसफ़ा यही है माँ बाप की तरफ से कि अपने आप को पहले बचाओ, अपने घर वालों की फ़िक्र करो बस। नाउ इस पूरे के पूरे मिशन के पीछे हमें इसीलिए इस तरह के सेशन हमने इंशाल्लाह छोड़ने नहीं हैं। आपको पिछले सेशन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इतना आसान नहीं है ये सेशंस करना हमारे लिए भी, मगर छोड़ना हमने भी नहीं है। आखिरी जब सांस आ रही होगी फिर भी इंशाल्लाह कोई बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये एक बेसिक तहरीक है जो हर एक के अंदर होती है। हमारी कंपनी जो है वो एक ऐसा सबूत देने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों को क्या कोई कर सकता है। हमने कोई मेरा कोई 250 IQ नहीं है, ना ही मेरी कंपनी वाले जो हैं आइंस्टाइन हैं, उनके अंदर जज्बा है और सब इकट्ठे हो गए हैं और करना है। हमने जितनी रिसर्च मैंने सोर्स कोड में आने के बाद की है, मेरी जो 8-7 साल की जो मेरी तालीम है फॉर लर्निंग ह्यूमन बींग्स, द ब्रेन, द फिजियोलॉजी एंड द साइकोलॉजी, वो एक तरफ, और सोर्स कोड में आने के बाद मुझे जो रिसर्च करनी पड़ी वो एक तरफ। बिकॉज वंस यू आर इनसाइड अ मिशन यू नीड टू अंडरस्टैंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, नथिंग लेस। You don't only owe it to yourself, but you owe it to the human beings that are inside your house and inside your country, everywhere that people live. They owe it to you कि आप किसी न किसी मौके पर, हर मौके पर किसी न किसी एफर्ट को अपनी जो है ना वो
कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की बेहतरी हो सके. So today's session is about the most important area of the human capital. 7 अरब लोग हैं इस वक्त दुनिया में. सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम उस 7 अरब इंसानों की बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोफेशन, वो डॉक्टर्स नहीं हैं, वो लीडर्स नहीं हैं, वो इंजीनियर्स नहीं हैं, वो पॉलिटिशियंस नहीं हैं, वो स्पिरिचुअल स्कॉलर्स नहीं हैं, वो रिलीजियस स्कॉलर नहीं हैं. सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोफेशन जो है वो है माँ और बाप दोनों मिलकर. अगर वो सिंगल पेरेंट है तो बाप और बड़ी जिम्मेदारी, और अगर वो दोनों मौजूद हैं तो उन दोनों की बराबर की जिम्मेदारी. ये है नंबर 1 प्रोफेशन, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, एंथ्रोपोलॉजिकली भी, स्टेटिस्टिकली भी और थियोलॉजिकली भी. सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जिम्मेदारी दी गई है वो हम लोगों को दी गई है. हम लोगों का मतलब, मैं आज एज ए फादर आई वांट टू डू दिस सेशन. आई एम नॉट गोना डू दिस सेशन एज अ साइकोलॉजिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट और ए leader of a company or a certain community. No, I am only going to do this session as a father of children who are living in Pakistan, जो कि बिल्कुल नॉर्मल उन्हीं हालात में जिसमें आप लोगों के बच्चे हैं. So be very sure कि हमारा मकसद क्या है, आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए. और हम कोई अनकैलकुलेटेड या अनएजुकेटेड गेसेस पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो लोअर स्टैंडर्ड ऑफ थॉट है. So इस प्रोग्राम के पीछे भी we had to go through, not only through our own books that we've studied and gotten all the degrees for, but we've had to do so many contemporary philosophical research, scientific research, कि किसी भी मौके पे कोई भी बात मैं आज करूं आपसे, या हमारे सोर्स कोड की टीम कभी भी कोई कमेंट या क्वेश्चन का आंसर करे आपको, तो उसके पीछे कोई बहुत डीप सब्सटेंस हो और कोई किसी भी किस्म की अपनी कोई ओपिनियन ना हो, जिसे कोल्ड ओपिनियन कहते हैं. उसके पीछे कोई रिसर्च, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, रेफरेंस हो, ताकि हम किसी न किसी ऐसे नतीजे पे पहुँचें कि जिसको आगे लेके जाया जा सकता हो. क्योंकि हर एक की अपनी ओपिनियन तो होती है. दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो किसी भी एक ख़ास उम्र तक पहुँच जाए उसकी ओपिनियन ना बने. तो ओपिनियन बेस्ड काम सबसे पहले वो ख़त्म करना है, तब कहीं जाके हम स्टैंडर्ड ऑफ थॉट को ऊपर लेके जाएंगे. So we're going to today have a session today, which is the most important session, is to look at how the most important professional in the world looks at life. Most important professional कौन है? वो है माँ और बाप. Leave no doubts in your minds that these are the most important 2 people in the planet. इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूं ताकि आपको पता चले कि हम किस एंगल से देख रहे हैं इस सेशन को. किसी भी सिस्टम को, मुआशरे को देखना हो आपने, तो उसको इसी तरीके से देखें जैसे आप इस गिलास में पानी को देख रहे हैं. इसको अपने दुरुस्त करना हो, इसके अंदर गंदगी साफ़ करनी हो, तो किसी भी तरीके से आपको पहले ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि इसमें पानी है कितना, तो उसका यूनिट निकालना पड़ेगा आपको. तो जिसमें फॉर एग्जांपल 200 मिलीलीटर पानी है, 250 मिलीलीटर पानी है, वो हमें इसलिए पता है क्योंकि हमें इसका यूनिट पता है. अब इसी तरीके से अब अगर आपने सिस्टम को ठीक करना है, सिस्टम को साफ़ करना है, तो हर कोई ब्लेम तो बड़ी आसानी से करता है, सिस्टम ख़राब है और पार्लियामेंट हाउस ख़राब है और पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, दुनिया में ये हालात हो रहे हैं. उसको ठीक करने का मेजर क्या है? सबसे पहले तो उसको साइंटिफिकली देख लें. एंड सोशियोलॉजिकली वी कैन डिटरमिन द यूनिट ऑफ ए सिस्टम इन अ कम्युनिटी. द ग्लोब इटसेल्फ कैन बी स्प्लिट इनटू दोज यूनिट्स. और जब तक आपको इसकी मेजरमेंट नहीं पता होगी तब तक आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो सकेगा. दैट्स व्हाई वी गोना स्टार्ट दिस सेशन बाय अंडरस्टैंडिंग the current system that is going on, जो आपके और हमारे बच्चों को इस वक्त सराउंड किए हुए. और सिस्टम को मेजर करने के लिए आपको आसानी से यूनिट बता देता हूँ कि जिस कम्युनिटी का आपको के बेहतरी के इक़दाम करने हैं और अपने पर्पस बनाना हो, तो पहले उसका यूनिट मेजर करें. और किसी भी सिस्टम का यूनिट होता है एक हाउस होल्ड. सो पाकिस्तान में जितने भी फैमिली यूनिट्स हैं वो मिला के पाकिस्तान का सिस्टम बनाते हैं. ना पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठा हुआ कोई लीडर बनाता है, ना कोई मोहल्ले का काउंसलर बनाता है, ना ही कोई इसराइल से साजिश होती है हमारे खिलाफ. हम खुद अपने अपने इस क्लास के ज़िम्मेदार हैं. यहूदी साजिश हो या UN की तरफ से कोई 2 नंबरी हो, उसका पाकिस्तान पे इतना इफेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि हम इस यूनिट को ठीक रखेंगे.
हम उसको ख़राब ना होने दें। तो हमारा यूनिट ऑफ द सिस्टम जो है ना वो एक घराना है। जितने घराने मिल जाएं वो मोहल्ला, इलाका, कम्युनिटी, सिस्टम और मुल्क, कौम इसी तरह बनती। सो अगर किसी भी मुल्क में एक फैमिली यूनिट तबाह किया जाए तब कहीं जाके उस कौम की तबाही आती है। किसी भी कौम की बेहतरी करनी हो तो फैमिली यूनिट को बेहतर करना पड़ेगा आपको। दिस इज़ ए सोशोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ अ सिस्टम। ये मेरी ओपिनियन नहीं है, आपके दिमाग खुद इस चीज़ को रजिस्टर करेंगे कि क्या ये आया ये सेंस बनाती है बात के नहीं। कोई एक इंसान सिस्टम का यूनिट नहीं होता। कोई भी एक जो जिसे हम लोगों ने बांट दिया हुआ है ना सिस्टम में कि डिस्ट्रिक्ट या उसकी कोई ज़िला या उसकी तहसील या कोई इलाका, शहर, वो इस तरह यूनिट का सिस्टम का यूनिट नहीं बनते। एक फैमिली यूनिट जो है वो डिटरमिन करती है कि सिस्टम कैसा है। सो फैमिली यूनिट कौन चलाता है? फैमिली यूनिट आप लोग चलाते हैं। सो इन द बिग पिक्चर it is the mother and the father that determines the health of a system in a country, society, globe. This is how important you guys are. And who is the human capital? Where is the human capital? That is of course the children that we have, the youth that we have, because हम लोगों की जो average life span है उसकी statistically speaking उसका करता धरता जो है वो हमारा future जो संभालेगा वो हमारा youth है। So you have to understand the most critical factor of this family unit is the child of the unit. और उसको ठीक करने के लिए हमने सबसे वीक एंटिटी जो है ना उसको जिम्मेदार ठहरा दिया हुआ है। किसी भी सिस्टम में आजकल माँ की और बाप की एज ए कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग थ्रू ए सर्टेन साइंस ट्रेनिंग नहीं होती। पाकिस्तान की जो स्टेटिस्टिक्स हमारे पास हैं, थ्रू रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, more than 60% of Pakistani mothers are between the age of 16 and 21. You have to understand, this is very crucial. So आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो चला रहा है, जो सिस्टम ठीक करने की या ख़राब करने की जो काम हो रहे हैं, वो 16 साल से 21 साल की उम्र की वो लड़की है। और यकीनन राउंड अबाउट इतनी ही एज है 21 और 25 के बीच में उसके शौहर की। तो ये दो मियाँ बीवी मिलके पाकिस्तान को या तो लेफ्ट ले जाएंगे या राइट ले जाएंगे। सो क्या उनकी कोई ट्रेनिंग होती है कि वो अपने जो घर के जो बच्चे हैं उनकी परवरिश कैसे करेंगे? उनकी ना सिर्फ कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती बल्कि उनकी इनफॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं होती। उनको किसी भी तरीके से कोई सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू नहीं बताया जाता। इफ़ एनीथिंग हमारे पढ़े लिखे घरानों में भी माँ को एज अ मदर ट्रेनिंग नहीं मिलती। बच्चा होने से पहले, शादी होने से पहले, ना ही बाप को, बंदे को, लड़के को ट्रेनिंग मिलती है कि अपने शादी के बाद आपके बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। वो रेप्लिकेट करता है अपनी यादाश्त से कि मेरे माँ बाप क्या करते थे, और वो चूँकि बहुत थोड़ा सा हाफजा होता है उसका, तो वो क्या करता है, वो फिर अपने पीयर्स को देखता है कि वो क्या कर रहे हैं, फिर वो देखता है टीवी पे क्या चल रहा है, और इस तरीके से वो एक ट्रायल एंड एरर मेथड के साथ अपने बच्चों की परवरिश करता है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? द मोस्ट डिफेक्टेड मॉडल ऑफ ट्रेनिंग द ह्यूमन कैपिटल हो रहा है, और हम फिर ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मा ठहराते हैं स्कूल्स को, और स्कूल के ऊपर सिर्फ 7 घंटे लेता है बच्चा, वो भी इफेक्टिव आवर्स 4 से 5 हैं। बाकी का सारा दारोमदार वो माँ बाप के ऊपर ही छोड़ते हैं। और स्कूल को हमेशा पार्ट टाइम टीचिंग इंस्टीट्यूट की हैसियत दिया कीजिए। स्कूल इज अ पार्ट टाइम टीचिंग इंस्टीट्यूट फॉर दिस ह्यूमन कैपिटल, एंड हाउस इज अ फुल टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अ हाउस यूनिट, अ हाउस होल्ड, सिंगल यूनिट जो है ना माशरे का, वो यूनिट हाउस होल्ड है। दैट हाउस होल्ड इज अ फुल टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एंड स्कूल इज ए पार्ट टाइम टीचिंग इंस्टीट्यूट। अब कौन जिम्मेदार है फिर माशरे के ख़राब होने का? द फुल टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर वो पार्ट टाइम टीचिंग इंस्टीट्यूट? मैं स्कूल की भी स्टेटिस्टिक्स हैं मेरे पास, हम तो स्कूल्स की प्रोग्रामिंग बड़ी डिटेल कर रहे हैं, उसका भी बड़ा एक अमल दखल है, मगर उसका इतना अमल दखल नहीं है कि हम स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पूरी इल्ज़ाम की जो है ना द बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर डाल दें, बर्डन ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन। सो you have to understand, if you are not being trained to become a mother or a father, then do not
एट एनी लेवल थिंक के वो दर्जात और वो बेनिफिट्स और वो फल मिलेंगे आपको। आप इन द बिग पिक्चर, इन द बिगर कैनवस, मैं ज़्यादा डिटेल और फिलॉसफी एंड थियोलॉजी में नहीं जा रहा, ना ही एंथ्रोपोलॉजी में जा रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी हाई एंड मैप, ताकि इस आम बंदे को समझ आ जाए बात कि जब तक एक पाकिस्तानी लड़की की और पाकिस्तानी लड़के की पेरेंटल ट्रेनिंग नहीं होगी, प्रॉपर साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं होगी, तब तक उसकी शादी मत करें। इस वक्त पाकिस्तान का जो कल्चर है ना, वो पाकिस्तान में चल ये रहा है कि शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब है कि कितने बंदे आएंगे शादी पे, उसकी तैयारी क्या करनी है, लड़की का जहेज कितना होना चाहिए, उसकी तैयारी क्या की हुई हमने। ये एक दफा भी किसी भी जगह पे पाकिस्तान में लेस देन 1% हो, क्योंकि हमारे ट्रैकर्स में तो नहीं आया है, क्योंकि हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं इसके, कि माँ बाप अपने बच्चों को शादी की प्रिपरेशन में ट्रेनिंग दें कि बच्चे होने के पहले 5 साल तुमने क्या करना है, उसके लिए अभी तुम्हारे लिए क्या टूल किट है, अगले 5 साल क्या करना है। कोई भी नहीं कर रहा, बस आंखें बंद किए हुए और जहेज की तैयारियां कर रहे हैं। और आंखें बंद करने के बजाय आंखें खोलते हैं तो वो किसी ऐसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं कि जिसका अभी बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं। फॉर एग्जांपल बरादरी में किस तरीके से क्या चीज़ ज़रूरी है तो वो करनी है हमने बच्ची के लिए। शादी के लिए सबसे बड़ा जो जहेज है ना किसी भी बच्ची को देना, वो उसकी पोस्ट मैरिज जो सिनेरियो पिछले अगले 5 साल में आने हैं, 10 साल में आने, उसकी ट्रेनिंग है। और हम क्या सिखाते हैं बच्ची को, बड़ी कोई सुघड़ किस्म की अम्मा है, वो सिखाती है कि बच्ची को मैंने कुकिंग सिखा दी है। सो उसका अभी तक जो अपर्चर है ना, वो जो कैमरा की जो लेंस है उसका फोकस, वो अभी तक सास और मियाँ ही चल रहा है। उस बेचारी को तो पता ही नहीं है कि बच्चे के साथ मैंने क्या करना है। सो इसीलिए आप इतने सारे मामलात में खराबी देखेंगे। और मैं आज थोड़ी सी साइंस बताऊंगा, ज़्यादा वक्त नहीं होता हमारे पास, मगर जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आप के तमाम तर सिस्टम तबाह हो जाने चाहिए। क्योंकि साइंटिफिकली स्पीकिंग, रिलीजियसली स्पीकिंग एंड साइंटिफिकली स्पीकिंग, वी आर डूइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट of what this human capital actually requires to set the system right. Okay? मैं सिर्फ 2 मिनट में कुछ सवाल हैं जो कि टॉडलर लेवल के, इन्फेंसी के जो हैं, वो कुछ क्वेश्चन आए हुए वो मैं आंसर कर दूंगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मगर सबसे पहले मैं जो चीज़ का आंसर कर रहा हूँ वो सवाल है मिस शाइस्ता जमान का कि व्हाट इज़ द एक्चुअल साइंस of bringing up great human beings as a mother, as a father, what is the science we need to know? इस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ आपको, और इसी सवाल का जवाब मैं जारी रखूंगा till the end, और बाकी के सवाल भी हम लेते रहेंगे to put the specificity inside. So जो Miss Shaista, the science is very simple. I'm going to explain to you. There are 3 stages जो कि एक ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट में बड़ी क्लियर दिमाग की चेंजेस नज़र आती हैं हमें। इफ़ यू स्टडी द ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम इन्फेंसी टिल द सर्टन एज ऑफ 18 to 20, यू विल सी दैट द ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली स्टार्ट्स टू चेंज, एड्स न्यू कंपार्टमेंट्स, उसके हिस्से नए बन रहे होते हैं, और कुछ ऐसे हिस्से जिनके फंक्शन हमें पूरी तरीके से पता हैं, और उसको डिवाइन कुरानिक फिलॉसफी के थ्रू वैलिडेट किया गया है कि भाई अल्लाह ताला ने भी कब किस एज में क्या हुक्म दिया था बच्चे के लिए, इंसान के लिए, तो वो किस एज तक रखा गया, और अल्लाह ताला के डिवाइन फिलॉसफी के आगे सारी साइंस कुर्बान। मगर चूंकि साइंस वैलिडेट करी है इसको, मैं इसलिए साइंस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सो वो 3 स्टेजेस क्या हैं वो आप ध्यान से सुनिए, उसी में आपकी इन्फेंसी भी कवर होगी। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बीइंग, इज the nursing stage. That stage for mother and father should, बड़े गौर से सुनिए, कि 7 साल तक आपने बच्चे को नर्स करना है। ओके? उसके गर्मी सर्दी, उसकी खुराक का इंतज़ाम, ये आपका, और उसके किसी भी किस्म का डिसिप्लिन नहीं करना आपने। नर्स मरीज को जिस तरीके से ट्रीट करती है उसकी मर्जी से सारा कुछ काम करती है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं होने देती जो कि मरीज की अपने सिस्टम को ख़राब कर सके, जो उसकी अपनी हालत है उसको वो ख़राब ना हो जाए। उसको फैसिलिटेट करती है उसकी फिजियोलॉजी को,
वो आपका काम है एज अ मदर एंड एज अ फादर। हमने समझा हुआ है कि बच्चे को डिसिप्लिन करने की एज है, बच्चे को डिसिप्लिन नहीं कर सकते आप ना रिलीजियसली ना साइंटिफिकली। फ्रॉम द एज ऑफ 1 year टू द एज ऑफ 7-8 7-8 साल तक बच्चे को आपने हाथ नहीं लगाना, बच्चे को बीमार की तरह ट्रीट करना आपने, और लिटरली बीमार की तरह ट्रीट करना है। हो ये रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना और मंडेला और ये ग्रेट पीपल जो कि गुजरे हैं ना, बेसिकली एक्सेप्शन टू द सिस्टम है। अल्लाह ताला ने ये फिलॉसफी ध्यान से समझ लीजिए, अल्लाह ताला की तरफ से एक इंसान जब ज़मीन में आता है, इस दुनिया में आता है, तो उसमें कोई कमी कोताही नहीं होती। ही इज सपोज टू डू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल थिंग्स फॉर द प्लैनेट एंड द यूनिवर्स। अगर हम उसको खुला छोड़ देना, कुछ भी ना करें, तो वो काफ़ी हद तक ऑर्गेनिकली ग्रेट हो जाएगा। इट इज़ अस एज पेरेंट्स हु डू नथिंग बट स्टॉप दैट ग्रेटनेस। ये आसान सा आपको मेजरमेंट सिस्टम बता दिया मैंने, आपको पर्सपेक्टिव चेंज कर दूं। माँ बाप ग्रेटनेस इस वक्त खत्म करने की मशीन है, ग्रेटनेस डालने की मशीन नहीं है। अल्लाह ताला ने वो क्रिएटिव जो ग्रेटनेस है वो क्रिएट करके भेज दी हुई है, अब उसको फैसिलिटेट करना माँ बाप का काम है। कुछ भी आप उसको डाल देते हैं, उसकी प्रेशर मैकेनिज्म ऑन कर देते हैं, फिर उसकी इधर से उधर पहुंचा देते हैं, उसको अपने एक ओपिनियन बेस्ड जो सीखा वैसे ही सिखाएंगे बेस के ऊपर, फिलॉसफी के बेस के ऊपर, और वो बच्चा फिर पैदाइशी पोटेंशियल का जो होता है उसको सप्रेस करते हैं स्टेज 1 पे, फिर स्टेज 2 पे, फिर 3 पे ले जाते हैं। फिर उसने वही बनना है जो कर रहे हैं पाकिस्तानी इस वक्त, सारी दुनिया पूरी कर रही है, जो कि जैसे चलता आया वैसे ही चलते जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि रास्ते में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करना था माँ बाप ने वो नहीं किया, और उसके खिलाफ सारे की सारी साजिश की, और उसको वैसा बनाने की कोशिश की जैसा कि वो टीवी पे देखते हैं या अपने मोहल्ले में देखते हैं, और wherever your heroes come from. So it is the parents who can facilitate greatness, not create greatness. अल्लाह ताला ने greatness create कर दी है हर इंसान की। अगर एक पेरेंट को वो साइंस पता चल जाए तो फिर हर घर से जिना और मंडेला पैदा हो सकता है, हर घर से ग्रेटनेस निकल सकती है, और काफ़ी सारे घरों की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर एक दो ये दौर चल पड़े तो 10-20% लोग भी बाकी के माशरे को एक मोमेंटम क्रिएट करके देंगे, उसके बाद ऐसे ही होगा। अब वो साइंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट डे टिल द 7th year of a child's life, a parent can and should not do nothing but nursing. आप एज अ नर्स ट्रीट करेंगे अपने बच्चों को, उसको कोई थप्पड़ नहीं रसीद करेंगे जब वो गलत काम कर रहा है। जब उस बच्चे को आप एक माहौल ही ऐसा देंगे जिसमें उसकी रिपरकशंस कंट्रोल में हैं, फॉर एग्जाम्पल उसको कोई ऐसे औजार नहीं दिए गए जैसे दूसरे बच्चे को कत्ल कर दे, तो फिर आपको उसको डिसिप्लिन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले 7 साल तक उस बच्चे की नशोनुमा का ख्याल करना है। मैं आपको इन्फेंसी से बता देता हूँ कि इन्फेंसी में आपने क्या करना है। 1.5 साल तक बच्चे की जो स्टेज होती है ना, साइंटिफिकली 3 stages ऑफ द ब्रेन एक्चुअली ग्रो इनटू 2 साल तक सेंट्रल ब्रेन क्रिएट होता है जब वो 3 से 6 महीने का होता है। फिर उसका नियोकॉर्टेक्स डेवलपमेंट शुरू होती है जब वो खुद चलना क्रॉल करना शुरू करता है, उसके पॉन्स डेवलप होना शुरू होते हैं, न्यूरो सेंटर्स पूरा का पूरा लाइन हो रहा होता है, उसके न्यूरोनल फाइबर्स क्रिएट हो रहे होते हैं। सो आसान सी बात बताऊंगा आपको तोड़ के कि जितना बच्चा क्रॉल करेगा उतना उसका दिमाग डेवलप होगा। उसका एप्लीकेशन आपको बता दूं, बहुत बड़े बड़े सीईओ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए डिसीजन नहीं ले सक रहे हैं बिकॉज बचपन में उनको सही क्रॉलिंग नहीं कराई गई हुई थी, कैपेसिटी नहीं होती। आसान सी मिसाल हम ऐसे देते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि एक फ्रिज है, वो कितना ठंडा कर लेता है खाने को और कितनी जल्दी ठंडा कर लेता है, ये फ्रिज की एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी नहीं। और एक फ्रिज कितना बड़ा है और उसके अंदर कितना खाना स्टोर हो जाता है, वो उसकी कैपेसिटी है। तो ये जो पहला 2 साल है ना बच्चे के, ये उसकी कैपेसिटी डेवलपमेंट के साल है। उसमें आप बच्चे को क्रॉल करवाएं। साइंटिफिकली स्पीकिंग 400 yards एवरी सिंगल डे बच्चे को क्रॉल करना जरूरी है, मगर हम उसको 500 स्वेटर पहनाते हैं बच्चे को। ओवर एस्किमो का बच्चा बनाया होता हमने। पाकिस्तान की लाहौर की सर्दी बर्दाश्त नहीं होती माँ को कि वो बच्चा मेरा निमोनिया हो जाएगा। बच्चे को लाइट रखें और उसको 400 गज रोज क्रॉल करने दें। और सबसे ज्यादा जो हरकत हम करते हैं पाकिस्तान में क्या दुनिया में, बच्चे को चलना सिखा रहे होते हैं। बच्चे को चलना मत सिखाएं। जब बच्चा खुद खड़ा होना सीखता है, खुद अपने बल के ऊपर अपने किसी सोफे के सहारे से चलने की कोशिश करता है, तो उसके पाउंड्स क्रिएट हो रहे होते हैं। जब आप करेंगे ना उसको फैसिलिटेट, तो वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो फ्रिज छोटा हो जाएगा फिर। ओके, ये प्रॉपर आइंस्टाइन के साथ आप ऐसा सलूक करते हैं कि जैसे वो मज़ारों में वो कप नहीं लगा रहे थे बच्चे को, छोटे से बच्चे को, उसका सर उतना सही रह जाता है, वही आप लोग कर रहे हैं
कि बच्चे को खुद कुछ नहीं करने दे रहे, उसकी नेचुरल डेवलपमेंट रोक रहे हैं। ओवर ड्रेसिंग द चाइल्ड, क्यों ओवर ड्रेसिंग के खिलाफ हूँ? उससे बच्चा क्रॉल नहीं कर सकता, फिर उसकी डक्टाइल मूवमेंट जो है ना, हाथ पैर की घुटने की मूवमेंट से वो ही शुड लर्न टू क्रॉल एंड देन क्रीप एंड देन लर्न टू स्टैंड अप ऑन हिज ओन। ये उसकी ब्रेन डेवलपमेंट है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। उसको ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट करने दें अपने बल पर, ठीक है। ये उसकी 1-1.5 साल की, उसकी हर तरह की नशोनुमा का ख्याल करें। साइंटिफिकली स्पीकिंग यू शुड नॉट पुट हिम ऑन एनी सॉर्ट ऑफ फार्मूला। ये वो चिकन फार्मिंग नहीं कर रहे हैं आपके, उसको फुला देते हैं बच्चे को। ओके, लेट हिम ग्रो। अगर वो थोड़ा सा वीक है, इट्स ओके। उसकी नेचुरल डिजाइन जो है ना, उसको मत इस तरह चेंज करें। मदर्स शुड फीड देयर चिल्ड्रन देमसेल्व्स। इतना फायदा उसको अगले 50 सालों में होना है ना, पहले 2 सालों का, और उतना ही नुकसान हम कर देते हैं अगले पूरे 50 साल में, क्योंकि पहले 2 साल में साइंटिफिकली नहीं अप्रोच कर देते हैं, ठीक है। सो एज सून एज इज 2.5, उसके अंदर अल्लाह ताला ने खास कैपेबिलिटी डाली हुई है। ऐसा फिनोमिना वो करके दिखाता है, ऐसा मोजज़ा वो करके दिखाता है जो कि साइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर सकी। और वो क्या है? वो ज़बान सीख लेता है। इतना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम वो इतनी जल्दी, इतने छोटे से दिमाग के अंदर से वो एल्गोरिदम जो है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करता है कि ये उर्दू की ग्रामर कैसी है, अंग्रेजी की ग्रामर कैसी है। और जिस घर में 2-3 ज़बानें बोली जा रही हो, वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो तीनों ज़बानें फरवानी से बोलना शुरू करता है। ओके, आई नो फ्रॉम एग्जाम्पल, मेरे अपने एग्जाम्पल में ये हैं, मेरे अपने सैंपल में ये हैं। कंट्रोल ग्रुप हमारा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे बच्चों पे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि पहले 3 से 4 साल के अंदर उसको 3 से 4 ज़बानें आसानी से सिखाई जा सकती हैं। इतनी कैपेसिटी उसको अल्लाह ने दे के रखी हुई थी। अब आप दूसरी ज़बान सीख के दिखाएं मुझे, ठीक है। वो तो नहीं सीख सकते आप, ठीक है। वो छोटा सा दिमाग कैसे सीख रहा है वो? इसका मतलब है ग्रेटनेस अल्लाह ताला ने इनेट कर दी हुई थी, हम उसको बस स्क्रू टाइट करते रहते हैं कि छोटा कर, इसको और छोटा कर, ठीक है। सो शाइस्ता, 1st and 7th ईयर नर्सिंग ओनली। अब वो हो क्या रहा है? उसकी थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हो रही, ओके। वी कॉल इट द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। आपने नोट किया होगा, आइंस्टाइन से और न्यूटन से गहरे सवाल पूछता है 6 साल 5 साल का बच्चा। ऐसी ऐसी चीज़ें वो एक्सप्लोर करता है। आसमान को देखता है तो आसमान के बारे में सवाल करता है, दुनिया को देखता है, दुनिया के हर चीज़ को ना वो देख रहा होता है और वो एक्सप्लोर कर रहा होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं इस वक्त, और वो डेटा एब्जॉर्ब कर रहा है इस वक्त। इस एज को जितने ज़्यादा सप्रेस करेंगे उतना कम उसकी क्यूरियोसिटी होगी। इसको एज ऑफ क्यूरियोसिटी भी कहते हैं। दिस इज द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। जितना बच्चा क्यूरियस होगा उतना बड़ा साइंटिस्ट बनेगा बड़े होकर। हम लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी को खत्म करने की सारी साजिशें पूरी करते हैं। और वो क्या करते हैं? कैसे? डिसिप्लिन करना बच्चे को, बस डिसिप्लिन करना है। और उसको फिर डर लगता है सवाल पूछने से। माँ बाप हर सवाल के पीछे 2 थप्पड़ उसको इनाम में देते हैं कि क्यों पूछ, क्योंकि माँ बाप को आता नहीं है उसका जवाब। हालांकि नर्स को कभी भी दवाई का नहीं पता होता कि दवाई का फार्मूला क्या है। वो दवाई को लाने वाली मशीन होती है, वो डॉक्टर नहीं है। आप लोग अपना ईगो लगा लेते हैं अपने बच्चे के सामने कि मुझे जवाब नहीं आता तो थप्पड़ लगा दूंगा, मुझसे ऐसा सवाल किया ही क्यों? व्हाई आर यू पुटिंग मी ऑन द स्पॉट? नर्स never ever knows why this medicine is being given to the patient. The doctor knows that. ये नर्सिंग की एज है, ओके। और नर्स को ये पता होता है कि कब देनी है दवाई, कितनी देनी है दवाई, और इसको लेके जाना है व्हील चेयर पे। इसका मूड खराब है तो व्हील चेयर की स्पीड स्लो करूंगी मैं, इसको तकलीफ हो रही है तो व्हील चेयर स्लो चलेगी, जब इसको बिस्तर से उठना है तब मैं इसको बिस्तर से उठाऊंगी। दिस इज योर चाइल्ड, दिस इज योर पेशेंट। और क्या करें हम? 2.5 साल के बच्चे को डे केयर, 1.5 साल के बच्चे को डे केयर में, और 2.5 साल के बच्चे को प्री नर्सरी में डाल दिया हमने। शेम ऑन ऑल ऑफ यू गाइस, शेम ऑन द पेरेंट्स। साइंटिफिकली गुनाह तो किया ही किया आपने, रिलीजियस गुनाह भी किया, और एज ए मदर यू आर द बिगेस्ट क्रिमिनल ऑन द प्लैनेट, बिकॉज आपने उस बच्चे को उसकी कैपेसिटी के खिलाफ ऐसी जगह पे डाला कि जहां पे उसने बेचारे ने जो कुछ भी उसकी कैपेसिटी डेवलप होनी थी उसको सबसे बड़े सप्रेसर्स में डाल दिया गया। क्लासरूम में बंद करो, इसको इतने बजे यहां पे आना है, इतने बजे वहां पे आना है, और एक मैकेनिकल रोबोटिक लाइफ में उसको डाल दिया गया। और क्या बहाना करते हैं स्कूल्स वाले सारे? हमने कलर्स और टॉयज रखे हुए अपने प्री नर्सरी में, हम कुछ सिखाते नहीं है। कैन यू इमेजिन कि कितनी बड़ी एक हिपोक्रेसी है कि आप जिस सिस्टम में उसको डाल रहे हैं वो सिस्टम असल में उस बच्चे की जो नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ है उसके सबसे बड़ा सप्रेसर है। दिस बॉय नीड्स द केमिकल ऑफ ऑक्सीटोसिन विच इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड द पेरेंट्स एंड द हाउस
हाउस होल्ड, इन द सिबलिंग्स, और कभी भी उसको ऑक्सीटोसिन टीचर से नहीं मिलना, बिकॉज टीचर का एक डिस्ट्रीब्यूटेड फोकस होता है, बच्चे को पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है। टीचर बेचारी कैसे पर्सनल अटेंशन दे, एक बच्चा थोड़ी है क्लास में। सो उसकी जो ऑक्सीटोसिन सेंटर्स हैं, एक खास केमिकल है जो कि माँ को बाय बर्थ मिलता है। ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ द मदर गोज थ्रू द मैक्सिमम ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीटोसिन। एक खास केमिकल है जो अल्लाह ताला ने गिफ्ट में दिया हुआ है। वो केमिकल मोहब्बत, इसार, कुर्बानी का है। जब एक बच्चा पैदा हो रहा होता है, माँ को उस दौरान वो सप्लाई मिलती है कि जो कभी भी नहीं मिलती उसने, उससे पहले ना उसके बाद। और इसीलिए एक माँ को इंस्टेंटली मोहब्बत हो रहती है अपने बच्चे से। 1 मिनट पहले वो जानती भी नहीं थी बच्चे को, और 1 मिनट के बाद जान देने के लिए तैयार होती हो। वो ऑक्सीटोसिन फैक्ट्री जो है ना, वो छोड़ के आप उसको एक काम वाली के अंडर कर देते हैं। हर घर में हो रहा है ऐसे, स्कूल की टीचर के अंडर कर देते हैं। वो उस ऑक्सीटोसिन एक माँ ही अपने बच्चे को, बहन अपने भाई को, भाई अपने भाई को, बाप अपने बेटे को दे सकता है। ओके, सो वी कैन नॉट पॉसिबली इमेजिन ग्रेट पीपल कमिंग to life when they have not enough oxytocin centers in their brain. Okay, वो कौन सा केमिकल है वो मैं आपको बताता हूँ। So दूसरी एज क्या है, द 7th ईयर से लेके 12वें साल तक दिमाग एक खास कंपार्टमेंट और एक रिंग क्रिएट करता है अपने अंदर। इसको हम फैसिलिटेशन एज कहते हैं। फैसिलिटेशन और नर्सिंग में फर्क ये है कि नर्स जो चीज़ बच्चा मांग रहा है वो उसको प्रोवाइड की जा रही है। साइंटिफिकली उसको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें बच्चे को रिक्वायर्ड है। बाय 7th ईयर टू 12th ईयर बच्चे की डिमांड लिस्ट होती है खास। आपने वो डिमांड लिस्ट को फैसिलिटेट कर और रुख देना है उसको। उसके सामने वो वाली बुक्स, वो वाली चीज़ें तब लेके आनी है 7th ईयर के बाद, जो स्कूल इस वक्त प्री नर्सरी में कोशिशें करता फिर रहा है। ठीक है, अब पूरा के पूरे मैट्रिक, ओ लेवल, ए लेवल तक वो इतनी लिस्ट नहीं दे सकता जितना उस बच्चे की ब्रेन कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज suppressed by the number and the variety of the subjects a school has to offer. अगर 7th ईयर से लेके 12वें साल तक उसको 50 सब्जेक्ट्स भी आप एक्सपोज कर देंगे, वो 50 के 50 में अपनी कैपेसिटी इंड्यूस करवा, उसकी कैपेसिटी उतनी बढ़ जाएगी। मगर हम नहीं करते, हम बस मुताला पाकिस्तान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और 7th to 12 में तो वो भी नहीं सिखाते। जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स, इतने बड़े मशीन आपको मिल गई और आप बस 2 या 3 बटन उसके इस्तेमाल करते हैं। और फिर होता क्या है, वो असल मशीन तो नहीं है ना, वो पूरी की पूरी कैपेसिटी उन बस 2 या 3 बटन की फंक्शन में आ जाती है। सो एट बाय द एज ऑफ 7th to 12 यू नीड टू फैसिलिटेट द कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड। अभी तक उसकी एबिलिटी नहीं डॉक्यूमेंट हुई, अभी कहता कैपेसिटी बन रही है। और जितना एक्सपोजर दे देंगे बच्चे को, ठीक है, ऑर्गेनिक एक्सपोजर देना है, टीवी स्क्रीन नहीं देनी उसको। जितना एक्सपोजर देंगे इन टोटलिटी, वो उतनी ही कैपेसिटी उसकी अंदर आएगी। ठीक है, जिस तरीके से एक बच्चा जबान सीखता है ना, उसी तरीके से बाकी की तमाम चीज़ें भी एल्गोरिदमिकली सीख रहा होता है। और वो उसकी इसको कहते हैं द एज ऑफ एसोसिएशन। वो एसोसिएट करता है। 7th ईयर से लेकर 12वें साल तक आपने नोट किया होगा, बच्चा हर चीज़ को किसी न किसी चीज़ के साथ एसोसिएट कर रहा होता है कि अच्छा इसका रिलेटिवली ये मतलब बनता है, ये करूँगा तो वो हो जाएगा क्योंकि मैंने देखा ऐसे होते हुए। फिर डेफिनेशंस को ना वो किसी न किसी रिलेटिव एसोसिएटिव इंसिडेंट के साथ मेमोरी में स्टोर कर रहा होता है। सो इस एज में आपने उसको नर्सिंग रोल से हट के आपने एक एज ए फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज, फैसिलिटेटर ऑफ अपॉर्चुनिटी आपने उसको ट्रीट करना है। बाय द ईयर 12 एक बहुत बड़ा वाकया होता है एक इंसानी दिमाग के साथ। बच्चा जब 12वां और 13वें साल में होता है तो उसके दिमाग का जो फ्रंटल कंपार्टमेंट है ना, बहुत ही बड़ा हिस्सा एक नया क्रिएट होता है। इसको प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं। 12वें साल में उस दिमाग के उस हिस्से का फंक्शन इंसानियत, कॉन्शियसनेस, ज़मीर की आवाज़ को वैलिडेट और ट्रिगर करवाना, ये है उसकी कॉन्शियसनेस। ये पड़ता है प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा ना, वी विल लॉक द फ्रंट फोरहेड ऑन द डे ऑफ जजमेंट। यहां से सोच के तुमने फैसले किए थे ना, ठीक है। सो यहां पे वो तौक लगे होंगे हमें आखिरत में, क्योंकि ये है हमारा वो जायरोस्कोप, वो हमारा इंसाफ का तकाजा पूरा करने वाला मीटर यहां से चेक किया जाता है। और दिल की जो भी आवाज़ होती है ना, द मोरल वॉइस, जो कि पैदाइशी मिली हुई हर बच्चे को, उसको ये एनफोर्स करता है। और अगर गलत उसकी आवाज़ नहीं सुनी तो यहाँ से जस्टिफिकेशन पैदा करते हैं हम, गुनाह की जस्टिफिकेशन यहाँ से आती है। क्योंकि दिल गुनाह पे कभी भी आमादा नहीं होता, दिल गलत काम पे आमादा हो ही नहीं सकता, अल्लाह ताला ने बनाया ही नहीं। ठीक है, अल्लाह ना करे किसी का दिल बिल्कुल ही काला हो जाए, मगर
दिल से नेचुरल जो आवाज़ है ना, मोरल कंपस अगर ठीक है किसी का, तो वो अंदर से सच्चाई की और सही चीज़ की आवाज़ आती है, वो ग्रेटनेस की आवाज़ है। ये उसको जस्टिफाई और उसको वो चैनल करता है, ये वाला हिस्सा। इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चले साइंटिफिकली एक नया हिस्सा क्रिएट किया गया, एक नया इंजन लग गया आपके साथ। उससे पहले वो था ही नहीं। इतना प्रॉपर वेट इंक्रीज कर रहता है ब्रेन का, प्रॉपर एक कर्व इंट्रोड्यूस होती है। द ब्रेन एक्चुअली गोज थ्रू 10 folds of not only motion, but now he has the channel to use the ability, जो फ्रिज में ठंडा करने की ताकत है ना, उसको चैनल करेगा। इसको कहते हैं एज ऑफ डिलिबरेशन, और फिलॉसफी में कहते हैं इसको द एज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्सप्लोरेशन, एसोसिएशन एंड देन रिफ्लेक्शन। अब वो रिफ्लेक्ट करता है। अब हर बच्चा 12वें साल से लेके सारी उम्र तक रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। जितनी आपने 12 साल से लेके 16, 18, 20 साल तक इसकी एज चलती है, उसमें जो भी आपने डायरेक्शन दे दी, जिस लेवल की भी उसकी एबिलिटी को चैनल कर दिया, वो वैसा ही रह जाता है। फिर वो भेड़ चाल है तो वो भेड़ चाल में चलेगा, डरेगा भेड़ चाल को तोड़ते वक्त। और अगर वो क्रिटिकल थिंकर है तो वो क्रिटिकल थिंकर रहेगा सारी उम्र। जैसे जिन्ना साहब थे, जैसे अभी बड़े बड़े फिलोसोफर हैं जो कि दुनिया के लिए बड़े काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन मिल चुकी होती है। और वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं से स्कूल में कोई टीचर होता है जो ट्रिगर कर देता है, घर की माँ होती है ट्रिगर कर देती है, या माहौल होता है, कहीं ना कहीं से कोई दोस्त होता है। अब आपके बच्चे के साथ ऐसा तुक्का लग जाए, उसके चांसेस बड़े कम है, मगर फिर तुक्के को इंतजार में बैठे, या फिर माँ बाप पूरी की पूरी जिम्मेदारी से अपना ये काम निभाएं। और इसको एज ऑफ डिलिबरेशन रिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज माँ बाप का काम क्या है इस एज में जितनी भी उसको जो अपॉर्चुनिटी दी थी, आपने सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए थे, फील्ड्स इंट्रोड्यूस कराई थी, उन सब को डिलिबरेट कैसे करना है आपने, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप। और अगर एज मदर एंड एज फादर आपको नहीं आते तो यू विल गेट हिम ग्रेट टीचर्स कि इसको एक्सप्लेन करके बताएं इसको। ये इसको एज ऑफ आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इसमें वो बच्चा पूरी तरीके से आर्ग्यूमेंट करता है आपसे। और आजकल के वो थके हुए साइंटिस्ट कहते हैं कि वो टीनेजर का एक खास सिंड्रोम है। हालांकि इस वक्त ब्रेन आर्ग्यूमेंट कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों करूं, इससे क्या फायदा होगा। इस वक्त अगर एक खास उस्ताद माँ या बाप की शक्ल में मिल जाए तो वो फिर उन आर्ग्यूमेंट्स को चैनल करता है और कहां से कहां पहुंचाता है, एक आम बंदे को इकबाल या जिन्ना बनाता है। और किस तरीके से एक इंसान इंसानियत की सतह के ऊपर अपने आप को तकवीयत देता है और फिर अपनी सोच के मेयार को ऊपर लेके जाता है, या फिर आप सोच को पूरी तरह से प्रेस कर दें। इसीलिए आपको एज ए मदर, एज ए फादर, आपको पता होना चाहिए कि दीज 3 एजेस आर द एजेस दैट यू हैव टू साइंटिफिकली रिव्यू। मेक श्योर माँ या बाप बनना दुनिया का सबसे जरूरी काम है, दुनिया का, कायनात का सबसे जरूरी काम है, इंसानी माँ या इंसानी बाप बनना है। और सबसे कम एफर्ट इसके ऊपर ली जाती है टू ट्रेन आवर पीपल ऑन दीज 3 सर्टन आइडेंटिफाइबली डिफरेंट स्टेजेस। और फिर होता क्या है, बच्चे को बस अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा देते हैं, उसको वैल्यू कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और अच्छे और बुरे की तमीज़ तो कभी भी नहीं किसी ने सिखाई, ना दीन ने सिखाई हमें, ना साइंस को पता है अच्छा बुरा क्या होता है, मगर हमें कहीं से पता चल गया, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है, हम भी अच्छा कर देते हैं। दीन भी हमारा कहता है सही और गलत की तमीज़ में आओ, और सही और गलत सोच की ख़ास ब्रेन के सेंटर का एक मेजरमेंट है, उसका एक कैसे कहते हैं ना यूनिट है। अच्छा तो किसी भी चीज़ को आपको अच्छी लगती चीज़ वो मुझे नहीं अच्छी लग सकती, जो बुरी लगती है आपको वो मुझे क्या पता मुझे अच्छी लगती है, मगर जो चीज़ सही है वो सही है, वो गलत है वो गलत है। वो कैसे पता चलता है? जब ब्रेन को प्रॉपर चैनल किया जाता है, डिलिबरेट किया जाता है, पहले नर्स किया जाता है, फिर फैसिलिटेट किया जाता है, फिर डिलिबरेट किया जाता है। दैट्स वाई दैट्स हाउ ग्रेटनेस इज क्रिएटेड इनसाइड ह्यूमन बीइंग्स। और एक दफ़ा आपने ये 12 साल की ट्रेनिंग दे दी ना बच्चे को, तो फिर वो बच्चा खुद अपने बलबूते पर, अल्लाह ताला की मदद के साथ अपने बलबूते पर अपने तमाम तर काम सही तरीके से कर लेगा। वरना होता क्या, 20-20 साल के, 22-22 साल के, साइंटिफिकली एज 22 साल का मतलब अब ही इज अ फंक्शनिंग अफेक्टिव मेंबर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, उसका जो साइंटिफिक जो पैराबल है, तो हम उसको क्या कहते हैं, 20 साल का बच्चा है मेरा, अभी 22 साल का बच्चा है। वो बच्चा नहीं है, वो एक फुली फंक्शनल अडल्ट होना चाहिए था, उसको वो वाले काम करने चाहिए थे जो कि
200 साल पहले 20 साल का बच्चा पूरे के पूरे शहर को चलाता था, पूरी पूरी कम्युनिटी को रन करता था। आजकल 20 साल का बच्चा अपने नाखून नहीं काट सकता, ठीक है। उसकी नर्सिंग एज तब स्टार्ट करते हैं हम जब वो 12 साल से 13 साल के ऊपर हो जाता है। यू नो, बहुत ही एक अजीबोगरीब किस्म का म्यूटेटेड किस्म का सिस्टम किया हुआ है। या तो डिसिप्लिन करना शुरू करते हैं तो बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं, जिसको समझ ही नहीं आ सकती मार का मतलब क्या है, ठीक है, और उसके ब्रेन को सप्रेस कर देते हैं। या फिर जब डिसिप्लिन करना होता है, जब 12 साल 16 साल 18 साल में जब डिलिबरेट कर रहे हैं ना, उसको डिसिप्लिन भी करते हैं कि किसकी रिपरकशंस क्या हैं, तो वहां पे आप उसको खुली ढील दे देते हैं। और वो फिर इसीलिए हो क्या रहा है, आपके बच्चे का जो मेंटोर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो साइकाइट्रिस्ट जो आपके बच्चे का, वो आपका बच्चे का 12 साल का क्लास फेलो है, 8 साल का क्लास फेलो है जो स्कूल में है उसके। वो 3-4 दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कायनात का असली मतलब क्या है, दुनिया में असल में रहना क्या होता है। और फिर वो लगी पैसों की दौड़, और फिर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उसको कहाँ से वो मिल रहा है, क्योंकि आपने डिसिप्लिन के डंडे ऑन किए हुए थे। दोस्त यार तो नहीं डंडे मारते ना, वो तो डिसिप्लिन नहीं करते, वो तो डिलिबरेट भी करते हैं, वो फैसिलिटेट भी करते हैं। क्योंकि सबसे बेहतरीन फैसिलिटेटर होता है आपका क्लास फेलो, वो ऐसी ऐसी चीजें एक्सपोज करके देता है आपको। आप सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। हम वो चीजें फैसिलिटेट करके दे रहे थे बच्चे को, अपने दोस्तों को, जो कि मुझे नहीं पता अब क्या चल रहा है, जो कि इंसानियत से दूर लेके जा रही थी हमें। जी हाँ, मेरा माइक चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। सो अब मैं ना डायरेक्टली ये 3 सवालों के जवाब मैंने दे दिए, अब क्योंकि बहुत ज़रूरी सवाल थे और ये बेसिक पर्पस आज के सेशन का। व्हाट इज द साइंस ऑफ लुकिंग एट द ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज टू मेक देम ग्रेट। एज आई टोल्ड यू, एवरी चाइल्ड इज बोर्न फॉर ग्रेटनेस, इज बोर्न ग्रेट एंड विल रिमेन ग्रेट अनलेस यू स्टॉप इट। और ऐसे तुक्के मार रहे होते हैं माँ बाप। आज नई आर्टिकल पढ़ा और वो टीका लगा दिया अपने बच्चे को, वहां से नया टीवी का प्रोग्राम देखा, टीका लगा दिया अपने बच्चे को। Make sure you have a structured approach. You are the most important human being in the planet. If you are a mother, because important, not effective, okay, important. अगर आपने गलत काम कर दिया तो वो बच्चा सारी उम्र के लिए तबाह हो गया, और अगर मैं ठीक काम कर दिया तो वो बच्चा सारी उम्र और पूरी कम्युनिटी के लिए ठीक हो गया। अब मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। ये मुझे सीक्वेंस से दिए आपने क्वेश्चंस। ओके, सो आई टेक इट वन बाय वन। मेरी बेटी 6 साल की है, उसकी नज़र भी वीक है, मगर फ़ोन नहीं छोड़ती, हम क्या करें? सेल फोन नहीं छोड़ती। आई एम श्योर वो गेम्स खेल रही है और वो नहीं छोड़ती। मैं एक और क्वेश्चन साथ अटैच कर देता हूँ, दोनों क्वेश्चन का आंसर साइंटिफिकली एक ही है, इसलिए बता देता हूँ आपको, बड़े ध्यान में रखिएगा। अगर हवा में कैंसर का या एड्स का या हेपेटाइटिस का वायरस फैल जाए किसी इलाके में, तो क्या आप अपनी फैमिली को उधर लेके जाएंगे? पोलियो फैल गई थी पाकिस्तान में और हर पाकिस्तानी को एक सर्टिफिकेट लेना पड़ा था। मेरी तो फ्लाइट्स थी, मैं टोरंटो जाता था, पहले मुझे जिना अस्पताल लाहौर जाना पड़ता था, या हॉली फैमिली इस्लामाबाद पिंडी या पिम्स जाना पड़ता था, फिर टोरंटो जाना पड़ता था, क्योंकि पाकिस्तान में पोलियो फैली थी और उनको पूरी दुनिया को डर लगा था पाकिस्तानियों को लैंड नहीं करना। क्यों बता रहा हूं आपको कि अगर किसी जगह पे कोई वायरस फैला हुआ हो ना, ताउन फैली हुई हो, तो आप अपनी फैमिली को नहीं लेके जाएंगे उधर, खुद तो जाएंगे ही नहीं, अपने बच्चों को नहीं लेके जाएंगे। मगर सबसे बड़ी बीमारी, साइंटिफिकली प्रूवन, रिलीजियसली प्रूवन, सबसे बड़ी बीमारी है जो कि ये आपकी स्क्रीन्स आपको दे रही हैं, मगर खुद वो वायरस और बीमारी ला के बच्चे को प्लेट में देते हैं। एक साल की बच्चियों को मैंने और बच्चों को आईपैड्स के साथ देखा हुआ है, ठीक है, और क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि वो बच्चे जो है ना वो सीख रहे हैं, बच्चे वो कलर सेंस, नंबर सेंस सीख रहे हैं। दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। ह्यूमन ब्रेन, मैंने आपसे कहा ना, जब बच्चा खुद खड़ा होना या क्रॉल करना सीखता है तो ब्रेन कैपेसिटी बढ़ रही होती है। बिल्कुल इस तरीके से जब वो किताबें पढ़ता है, खुद जाता है फुटबॉल खेलने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ ट्रैवल करता है, या जब कुछ करके दिखाता है, तब कहीं उसका ब्रेन कैपेसिटी बढ़ रही होती है। एज सून एज द स्क्रीन कम्स इन, his motion stops, brain capacity is shrinking. He is only going to learn through a visual system. इसको मोडालिटी कहते हैं। 11-12 तरीके से ब्रेन कैपेसिटी अपनी बढ़ाता है, उनमें से सिर्फ एक तरीका है विजुअल का, और सबसे वीक तरीका है विजुअल का, और आपने उसको घर पे ला के रख दिया। अब उसका ब्रेन का साइज श्रिंक होना शुरू हो गया। उसके और क्या नुकसान आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नजर तो उसकी कमजोर होनी ही है,
क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम द स्क्रीन इज क्रिएटिंग ए सर्टन, इसकी मैं आप उर्दू है ही नहीं क्योंकि उर्दू दानों ने ऐसी कोई साइंस कभी एक्सप्लोर नहीं की, इसलिए मैं वो अंग्रेजी में ही बताता हूँ। देयर 2-3 सर्टन केमिकल्स जो कि हार्मोन्स जो कि दिमाग के पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और वो बताते हैं कि इंसान की बेसिक बिहेवियर कैसा होगा बड़े होके। सो जो प्राइमरी केमिकल हमने स्क्रीन्स के थ्रू दे दिया ना, उस केमिकल का नाम है डोपामीन। और डोपामीन का कोई ताल्लुक नहीं ना इंसानियत से, ना उसकी किसी भी किस्म की बका से, ना लोगों के लिए कोई काम करने की कोई ख्वाहिश पैदा हो। क्योंकि जब आप लोगों के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो आपका ब्रेन जो है ना उस वक्त ऑक्सीटोसिन सेंटर्स ओपन होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो केमिकल ऑफ केयर एंड सैक्रिफाइस एंड गिविंग का केमिकल है वो। डोपामीन इज अ केमिकल ऑफ रिसीविंग। जब डोपामीन सेंटर स्क्रीन्स के थ्रू ओपन हो, ये माइक्रोवेव के थ्रू खाने पकते हों और कन्वीनियंस की एज में वो बस काउच पे बैठा हुआ हो और कोई काम ना करें, जो कि आपके बच्चे हैं इस वक्त, हम सब के बच्चे के आराम तलब हो गए हैं, बच्चे लेजी हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि स्क्रीन्स के थ्रू दिस सडन फुलफिलमेंट के बटन दबाया 3G में तो डेटा ऑन हो गया उसका, हम उस बच्चे को कोई काम नहीं करने दे रहे, ना 3G 4G उसको कोई काम करने दे रहा है, ना उसको कोई घर वाले काम करने दे रहे हैं कि तुम बैठो, हर चीज फिल उसी वक्त फिल फॉरवर्ड पहुंच जाया करेगी आप तक, ठीक है। जैसे क्लिक किया तो प्रोग्राम ऑन हो गया, ये चीज चाहिए तो वो डाउनलोड कर ली उसने। और स्क्रीन में और क्या होता है, गेम डाउनलोड हो गई, गेम खेलना शुरू हो गया, और गेम की जो स्टेजेस पार करने की जो सेंस होती है वो भी डोपामीन क्रिएट करती है। गेम इसलिए तो हमें पसंद है क्योंकि डोपामीन की खास एडिक्शन होती है। डोपामीन बाय द वे हर नशा आवर जो दवाई है ना उसमें वो खुमर में डोपामीन होती है, अल्कोहल से लेके चर्स से लेके हीरोइन कोकीन, वो डोपामीन के गोलियां होती हैं। आप अपने बच्चों को डोपामीन डायरेक्ट हाथ में ला के दे रहे हैं, इससे तो बहुत बेहतर था कि कोकीन ला देते, एटलीस्ट बच्चे को पता तो होता कि गलत किस्म के माँ बाप है। सो होता क्या है, वो डोपामीन एडिक्शन हो रही है उसकी, क्योंकि डोपामीन इज एन एडिक्टिव केमिकल, और फिर वो सारी उम्र एडिक्टेड रहता है। फिर इसलिए सेलफोन नहीं छोड़ी वो, क्योंकि डोपामीन सेंटर्स जो है ना वो प्राइमरी फंक्शन कर रहे हैं उसका। ब्रेन को बस ये समझ लें एक फ्लूइड मैकेनिज्म है, और जब कोई चीज की आदत होती है ना, उनके पाउंड जो डोपामीन सेंटर्स हैं वो सामने खुलेंगे, तो फिर वो उसको हर वक्त डोपामीन की तलब रहेगी। इसलिए आपके बच्चे फेसबुक के ऊपर लाइक्स की तलाश में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप भी, हम भी। और कोई चीज उनको डिप्रेशन में जाते हैं जब उनकी कोई पिक्चर सेल्फी लेते हैं तो हर वक्त अपलोड करके लाइक्स चेक कर रहे होते हैं। आपको आसान सी से बता दूं, एक हीरोइन के एडिक्ट जब हीरोइन का टीका लगाता है, उसको जो पहली शॉट में डोपामीन मिलती है ना दिमाग में, जितनी डोपामीन मिलती है वो एग्जैक्ट अमाउंट डोपामीन की उतनी है जितनी एक 16 साल के लड़के लड़की को इस वक्त बीकन हाउस के क्लासरूम में बैठ के सेल्फी ली है उसने, और उसको जो पहली लाइक मिलने पे डोपामीन मिलती है ना, वो उतनी है जितनी कि उसको वो चर्च के सिगरेट में एक कच लिया, हीरोइन का पहला टीके का शॉट लगा और सेल्फी के ऊपर लाइक आ गई। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डोपामीन। इस लेवल पे हम अपने बच्चों को डोपामीन दे रहे हैं, और डोपामीन इज अ सेल्फिश केमिकल, वो सिर्फ अपने लिए मिलता है। जब तक आपको डोपामीन चाहिए, आपको आपके भाई को फर्स्ट आने के ऊपर जो अवार्ड मिलता है ना, वो आपको डोपामीन नहीं देता, वो एक और केमिकल, उसको सेरोटोनिन कहते हैं, ठीक है। सो आपको जब तक खुद को चीज मिल रही है तब तक आप डोपामीन मिल रहे हैं, और डोपामीन का एडिक्ट इतना सेल्फिश हो जाता है। और आपके बच्चे, हम सब के बच्चे देखें, हर चीज अपने प्लेजर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दैट्स द डोपामीन। उसकी फर्स्ट टेंडेंसी हो गई डोपामीन सेंटर खोलना। अब उसको प्रॉपर थेरेपी की जरूरत है, तब कहीं जाके उसके ऑक्सीटोसिन सेंटर खुलेंगे, जब लोगों को देना शुरू करेगा। जब अब्दुल सत्तार ईदी की माँ कहती है ना बचपन में कि बेटा ये 2 आने, एक तेरे लिए और एक लोगों को देने के लिए तुझे दे रही हूं, तो वो उसको पहले से ही उसने ऑक्सीटोसिन सेंटर ऑन कर दिए थे उसकी माँ ने। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटीज थी कि मैंने भी पैसे किसी को देने हैं। ब्रेन वाज ऑलरेडी सेंटर फॉर ऑक्सीटोसिन सेंटर, OXTR कहते हैं इसके, ऑक्सीटोसिन का एक ही सेंटर है, OXTR नाम है उसका। ऑक्सीटोसिन सेंटर जब खुला रहेगा तो फिर उसको ऑक्सीटोसिन की तलब होगी, और वो कब मिलती है, जब वो लोगों को कुछ देता है, या कुर्बानी करता है, या प्यार करता है, शफकत से पेश आता है, ठीक है। जब डोपामीन के सेंटर खुले होंगे तो उसको सिर्फ लेने की तलब होगी। ये डोपामीन एडिक्शन है आपके बच्चों को, जो कि उनको सेल फोन्स और
और डाउनलोडिंग और 3G 4G के ऊपर आमादा करके बैठी हुई है, हिलते नहीं अपनी कुर्सियों से। और स्कूल, हर स्कूल ने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के दी हुई हैं, आईपैड्स दिए हुए हैं, और समझ रहे हैं कि वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं इंसानियत के लिए। दे आर मेकिंग कोक एडिक्ट्स, हेरोइन एडिक्ट्स, बिकॉज दैट्स द सेम केमिकल। Shamir, is it really an addiction as it has similar symptoms when a child gets using mobiles, Facebook, WhatsApp? Yes, it is. It's literally an addiction. आप 2 दिन सेल फोन बंद करके कहीं ड्रॉअर में डाल दें, आपको पता चल जाएगा कि आप सेल फोन से एडिक्टेड हैं कि नहीं। ठीक है, एक मीटिंग नहीं पूरी अटेंड कर सकता कोई आजकल का प्रोफेशनल जब तक उसको सेल फोन नजर ना आ रहा हो। हर वक्त अपडेट चाहिए। वो डोपामिन की एडिक्शन है, सेंटर खुला हुआ है। डोपामिन के 5 सेंटर्स हैं, ठीक है, 5 सेंटर, और ऑक्सीटोसिन का 1 सेंटर है, ध्यान में रखिएगा। खुद सोच लें फिर डोपामिन की एडिक्शन कितनी लीथल है। ऑक्सीटोसिन के लिए मेहनत करनी पड़ती है उस सेंटर को ओपन करने के लिए। डोपामिन के 5 में से कोई ना कोई खुला ही रहता है। ठीक है, डोपामिन इज नॉट अ बैड केमिकल अगर बैलेंस डोज मिल रही है उसकी। ठीक है, सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए हमें, मगर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है ना। मैं आपको आसान उर्दू में बता देता हूं। मजा और सुकून 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। दुनिया में हर इंसान सुकून चाहता है। मजे की एक खास हाफ लाइफ होती है, खत्म हो जाता है। जितनी मर्जी बड़ी ट्रॉफी लें, 10 मिनट बाद नहीं मजा आता उसका। ठीक है, जब चीज वो मिल रही होती है तब मजा आता है। दुनिया में हर माँ इस वक्त अपने मजे पूरी कर रही है कि मैं फिल्म में लेके जाऊं, मैंने फिल्म देखनी है, मुझे अपना टाइम चाहिए, अपने मजे। मजा इज डोपामीन, ध्यान में रखिएगा। और फुलफिलमेंट, सुकून, ऑक्सीटोसिन, ये सिंपल केमिकल्स हैं। ठीक है, 2 केमिकल्स हैं, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। मैं इस वक्त एक सिंपल करके बता रहा हूं। देने में जो देखें आसान सी बात है, फलसफा बता देता हूं रिलीजियसली भी। हक, मेरी जो राइट्स है ना वो मुझे मिल जाए ना, जो आजकल दौड़ है, हर बंदे को अपनी राइट्स चाहिए। जब आपका हक पूरा होता है आपको डोपामिन मिलती है, और जब आप फर्ज पूरा करते हैं तो आपको ऑक्सीटोसिन मिलती है। तो फराइज पूरा करके सुकून मिलता है, हक मिलने से सुकून नहीं मिलता। हक मिलने से मजा आता है बस, फिर अगले हक की लिस्ट आ रहती है, आपकी राइट्स की लिस्ट खत्म थोड़ी होती है। फिर जब आप फराइज पूरे करते हैं ना तब आपको ऑक्सीटोसिन मिलती है। इस चीज की ट्रेनिंग देनी है आपने अपने आप को, अपने एज अ मदर, एज अ फादर, तब कहीं जाके बच्चे ग्रेटनेस की तरफ आएंगे। ऐसे थोड़ी हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये साइंस आपको सीखनी पड़ेगी। फिजियोलॉजी लेवल 1 का ही कोर्स करवाना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा हर एक को। हम कर रहे हैं, हमारे सोर्स कोड का एक मिशन में पेरेंट जो है ना हमारा 30% पिलर है, मगर you need to be serious to attend those kind of sessions. Okay, Sadia, she's asking me itne questions. I'm not going to take all of them. We'll do another episode because it was such a serious topic. I cannot just summary deke just skim through it. हालांकि मैंने अभी I haven't even touched the actual science and the deep the intensity of the problem and the criticality. Sadia, she says how to nurse a child without spoiling him. फर्स्ट ईयर से लेके 1 दिन का बच्चे से लेके 7th ईयर तक बच्चा स्पॉइल टेक्निकली। देखें, जब भी एक बच्चे को किसी भी किस्म की कोई नीड होती है ना, वो जनरेट, अगर उसकी फिजिकल नीड है तो वो स्पॉइल तो नहीं है ना। उसको भूख लगी है, उसको बहुत भूख लगती है, आप उसको स्पॉइल तो नहीं कहते ना। आप स्पॉइल पता किसे कहते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सादिया। लेट मी आंसर दिस इन एंटायरिटी ताकि लोगों को पता चल जाए, क्योंकि ये बड़े लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप कहते हैं डिसिप्लिन की नहीं है तो बच्चा तो खराब रहेगा। बच्चा खराब करने के लिए ना, उसको खराब होने की अपॉर्चुनिटी जब तक नजर नहीं आएगी ना, क्योंकि वो इस वक्त एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में है। जब उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं, अब जब उसको छुरी नजर ही नहीं आएगी तो वो छुरी नहीं मांगेगा। इस वक्त तो वो अपनी डिक्शनरी बना रहा है। अगर उसके सामने कोई फिल्म है जो कि माँ बाप देख रहे हैं, उस फिल्म में कोई ऐसा वाकया देखता है, तब उसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिलता है, फिर वो भी स्टोरी उसको चाहिए। अगर एक नर्स एक पेशेंट को 7 वाले वार्ड के बारे में कोई कहानी नहीं सुनाती तो पेशेंट कभी भी नहीं कहता कि मुझे भी वही वाली चीजें और ट्रीटमेंट दो कि वो 7 वाले वार्ड में जो चल रहा है। आप एज ए नर्स उसको ट्रीटमेंट दे रही है, मगर आप उसको अपने तमाम तर जो ग्लोबल माहौल है ना, जो कि उसका ब्रेन तैयार नहीं है, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसकी विंडोज मत ओपन करके दें उसको। अब इसका क्या मतलब है? मैं आपको आसान सी बात बताता हूँ। ये जो स्क्रीन है ना, ये जो सेल फोन, इंटरनेट की और टेलीविजन की जो स्क्रीन है, इसको आसानी से बात बताता हूँ, क्योंकि मैं उस फील्ड में रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल। आई वॉज हेडिंग द स्ट्रेटजी फॉर द बिगेस्ट टेलीकॉम इन पाकिस्तान, सो आई नो कि
जो एडवर्टाइजमेंट एजेंट्स इंडस्ट्री है ना, द एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही है आपके बच्चे को, आपको भी। और वो ऑक्सीटोसिन सेंटर्स बंद करके डोपामिन सेंटर्स खोल रही है। टीवी की किसी भी दिन की नशरियात आप देख लें, 80% नशरियात जो है ना, मैं आपको कीवर्ड्स बता देता हूं। जब एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री पता कैसे देखती है अपने टीवी के, एक टीवी चैनल जो है वो कैसे चलता है, एडवर्टाइजमेंट से चलता है, उसके अलावा तो नहीं चलता। प्रोग्राम और ड्रामे चला के नहीं चलता टीवी, वो पैसे बनाता है एड्स लेके। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो है ना, ये बड़ी एक सोची समझी साइंस के थ्रू चलती है। और उनको 60s 30s 40s में पता चल गया था कि हमारा जो मेन कंज्यूमर है ना, इतनी तादाद में बच्चे, वो चूंकि डिसीजन मेकर नहीं है, तो उनको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए। और ये पुराना वाकया बता रहा हूं, आप तो परफेक्ट कर लिया ना उन्होंने कहानी को। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसे एंटाइसमेंट प्रोग्रामिंग शुरू की बच्चों की, कि बच्चों को एक रेगुलर ह्यूमन बीइंग से एक नैगिंग ह्यूमन बीइंग बनाया जाए। इसको लफ्ज भी नैगिंग ही निकाला उन्होंने, हाउ टू क्रिएट नैगिंग इनसाइड अ चाइल्ड। और जब उनको पता था पैसे तो मां और बाप के पास है ना, तो उस मां से पैसे निकलवाने के लिए इतनी बड़ी कंज्यूमर बेस को उन्होंने नैगिंग सिखाई फिर। और आप देखें टीवी के बच्चे, टीवी के ऊपर इश्तहार किस तरीके से चलाए जाते हैं। फिर मैं आपको बिहाइंड द कैमरा बता रहा हूं, ये प्रॉपर हम इश्तहार बनाते हैं बच्चे को इंटाइस करने के लिए। एफएमसीजी इंडस्ट्री में दूध का पैकेट बेचने के लिए, या किसी भी बच्चों की कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको बेचने के लिए एक खास टॉय डाल दिया जाता है, ताकि बच्चा वो टॉय के लिए नैग करे। और दूध, क्योंकि पैसे तो नहीं दे सकता बच्चा, तो हमेशा ये देखते हैं कि मिल्क पैक का या कोई भी दूध हो, मैं किसी एक प्रोडक्ट का नाम नहीं लेता, कि उसको ना हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं एज मार्केटिंग एजेंट्स कि बाजी कंज्यूमर है या बच्चा कंज्यूमर है। तो हमें पता होता है कंज्यूमर बच्चा है मगर डिसीजन मेकर बाजी है। तो इंटाइस हम बाजी को करते हैं फॉर इकोनॉमिकल रीजंस और बच्चे को करते हैं फॉर नैगिंग रीजंस। और किस तरीके से मुझे पता है, कंटेंट और फिलर, दो टर्मिनोलॉजीज हैं एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री की, कंटेंट और फिलर। टीवी पे कंटेंट कितना होगा और फिलर कितना होगा। कैन यू बिलीव कि कंटेंट किसको कहते हैं? वो कंटेंट वो इश्तहारात को कहते हैं, और फिलर कहते हैं वो ड्रामा और फिल्म जो उन्होंने चलानी है। कि रियल कंटेंट जो है ना टीवी चैनल का, वो इश्तहारात हैं। और इस वजह से आपका बच्चा जो है ना, वो एक खास नैगिंग सिंड्रोम में चला जाता है, क्योंकि उसको आपने एक्सपोजर दिया हुआ है, सारे दरवाजे खोल दिए, हर बीमारी आ जाए। ठीक है, सो जिस चीज को आप कह रहे हैं स्पॉइल बच्चा कि वो मनमानियां कर रहा है कि मुझे वो चाहिए, वो एज अ रिएक्शन एक रिस्पॉन्स दे रहा है। वो उसकी जो नैगिंग और उसकी जो मनमानियां और उसकी जो स्पॉइल बिहेवियर है, वो इंडिकेटर है कि आपने उसको किस तरह की अपॉर्चुनिटी, किस तरह की अवेलेबिलिटी दे दी है किस काम करने की। एज अ नर्स आपने ऐसी खिड़की खोल दिया कि इसमें और चीजें दिखा रहा है, वो देख रहा है वो पेशेंट, आपको वो भी चाहिए। Okay, there's so many questions. Hamna Bilal, is feeding a child almonds? जी हाँ, हर चीज़ खिलाएं बच्चे को। देखें, मैं न्यूट्रिशन, I do not know the nutritional value of every food element. I do not know that science. You'll have to see. But ये याद रखिएगा कि जो पूरी की पूरी बैलेंस डाइट बच्चे को जानी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फेंसी, ऑफ कोर्स 8-9 साल 10 साल में उसको हर चीज़ खिलाएं। ये जो नया दौर चला ना कि फैट हटा दें और प्रोटीन्स लेके आए, ब्रेन रिक्वायर्स मोर फैट इन द डाइट देन योर प्रोटीन्स। ओके, बच्चे को इस तरह के ये पेरिस हिल्टन डाइट के ऊपर अपने बच्चों को मत डालें। ओके, डू नॉट गो इनटू दैट सॉर्ट ऑफ डिजीज। Your child needs proteins, carbohydrates, fats, all sorts of food elements जो कि उस वक्त आपको इस वक्त खिला सकते हैं, उसको खिलाएं। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता कि बादाम खाने से क्या उसकी बादाम में क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है। Okay, please have more details on professional sessions on interested parents, or you need more details for interested parents. We can have customized sessions. We are having sessions with parents. They're not just counseling sessions, they're training sessions. We have a very big
ब्रांच ऑफ सोर्स कोड जो कि सिर्फ पेरेंटल ट्रेनिंग सेशंस करती है और वो इसी साइंस के ऊपर करती है. Rabia, can dopamine be the source of oxytocin? No, Rabia, dopamine can never ever be. One chemical is not the source of other chemical. इसके सेंटर्स ही अलग हैं. ये समझ लें कि जो चीज़ मैंने दाएं हाथ से उठाई है वो मैं बाएं हाथ से नहीं उठा रहा क्योंकि मैंने उठा लिया वो. ओके, सेंटर जब लॉक एंड की प्रिंसिपल कहते हैं इसको साइंस में कि जिस चीज़ की चाबी है और जिस ताले की उसी ताले को खोलेगी. जब ऑक्सीटोसिन का OXTR सेंटर खोलेगा तो ऑक्सीटोसिन रिसीव होगी उसमें. डोपामीन के D1, D2, D3, D4, D5 और इसमें D1 में D1A, D1B सेंटर्स हैं. ठीक है, टोटल 7 बनते हैं मगर 5 मेन सेंटर्स हैं. वो ऑक्सीटोसिन रिसीव नहीं कर सकते. ऑक्सीटोसिन सेंटर्स ओनली रिसीव ऑक्सीटोसिन एंड डोपामीन सेंटर्स ओनली रिसीव डोपामीन. ये जो अपने मजे पूरे करने की जो हमें पूरी की पूरी ख्वाहिश है ना, एज अ मदर, एज अ फादर, आई नीड माई ओन टाइम एज वेल. और मैं करियर वुमन हूं, मैं करियर फादर हूं. ओ माय गॉड, आपका करियर सबसे ज्यादा एज अ पेरेंट था. शादी क्यों की थी फिर अगर आपने करियर ही करना था? आप कर लिए, आपके जिम्मे आ गए बच्चे. अब आपको बैलेंस करना है अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, और फिर अगर कोई टाइम बचता है तो उसके ऊपर करियर लेके आए. ओके, सो आई नो आई एम आउट ऑफ टाइम. रबिया, वेरी गुड क्वेश्चन. डोपामीन cannot be the source of oxytocin. Oxytocin is a giving chemical, डोपामीन इज अ रिसीविंग केमिकल. और दो ही तरह के लोग हैं दुनिया में, देने वाले और लेने वाले. ठीक है. सो नुसरत, साहिल, शुड वी डू द ट्रेनिंग आवरसेल्व्स एज अ मॉडर्न पेरेंट? व्हाट शुड बी द गोल्स ऑफ टुडेज पेरेंट्स बिकॉज वी रिसीव डिफरेंट इनपुट्स फ्रॉम सोसाइटी. ठीक है, एज अ पेरेंट यू हैव टू फर्स्ट आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी. इस वक्त जो गंद चल रहा है, जो 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 इस वक्त टेक्निक्स चल रही हैं बच्चों को पालने की, वो तो आप देख लें. बच्चों को आप मेड्स के हवाले कर दें और आप समझ लें और कि बच्चे को ऑक्सीटोसिन मिल रही है. बच्चे को ऑक्सीटोसिन सिर्फ अपनी माँ और बाप से मिल सकती है. ये डिज़ाइन है ह्यूमन बींग्स का. ओके, बच्चा जब देगा मेड को कोई चीज़ गिफ्ट के तौर पे तब बच्चे को ऑक्सीटोसिन मिलेगी. माँ जो मेड है वो अगर ऑक्सीटोसिन एजेंसी बन गई आपके बच्चे की तो बहुत ही बड़ा, इससे अफसरदा कोई वाकया नहीं है दुनिया में. उसने अपनी माँ बदल ली है फिर. ओके, क्योंकि हो सकता है ऐसे, मगर आई एम श्योर मेड्स आर नॉट ऑल गिविंग टू द चाइल्ड. वो अपना ड्यूटी पूरी कर रही है. करियर वुमेन है वो आपकी मेड्स. आपने मेड्स के हवाले कर दिया बच्चे को. ठीक है, वो डोपामीन के लिए काम करती है, तनख्वाह चाहिए उसको. और जो वाकयात हो रहे हैं डे केयर में, जरा गूगल करके देखें, आपको पता चले कि किस तरह कौन सा केमिकल देती हैं वो बच्चों को. ठीक है, जिस लेवल का टॉर्चर डे केयर कर लेता है ना बच्चे को, अपनी नीयत से नहीं. नीयत वाले तो खैर हैं ही कुछ खबीस लोग जो अपनी नाअहली से कर रहे हैं. उनको पता नहीं है साइंस का. डे केयर तो खोली है उन्होंने, उनको ये नहीं पता कि साइंटिफिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू रेज ए चाइल्ड इफ इट्स नॉट योर ओन because of the difference of chemical, and if someone is, then he has to be doing it full time solo. Okay, Nusrat, because आपको मैंने क्वेश्चन में आपको आंसर बड़ा सिंपल कर दूं. सोसाइटी से मत सीखें कि पेरेंट्स क्या होते हैं, किताबें खोलें. सादिया, what do you do if you are living in a joint family? Well, do not ever break the joint of the family first and foremost. Okay, जो पेरेंट जो आपने अपने बच्चे के साथ करना है वो अपने शौहर के फैमिली के जो बाकी के बच्चे हैं उनके साथ भी वो ट्रीटमेंट करें. आपका बच्चा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और जैसे उसको पता चलेगा मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है और बच्चे को बुरी, तो उसने समझना है कि मैं दुनिया में आए इसलिए को मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिले. अगर इक्वल ट्रीटमेंट मिल रही है बच्चों को, दे हैव द सेंस ऑफ जस्टिस, देन दे विल बी रेज्ड अप एज people who are going to give justice. So ये भी एक्सपॉइलिंग वो हो सकता है रीजन. ओके, जॉइंट फैमिली का जॉइंट मत तोड़ें. जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा एल्डर्स होंगे, उतना ज्यादा उसको क्लोजनेस मिलेगी, उतना ऑक्सीटोसिन सेंटर बड़ा होगा उसका. ओके, जॉइंट फैमिली इज एन अमेजिंग अमेजिंग गिफ्ट फॉर किड्स. हाँ, अगर सब इसी नीयत से बच्चे को पाल रहे हैं. जोया सर, जो बच्चे इन 3 स्टेजेस में रहकर 100% परफेक्ट परवरिश कर लें करके उनके परवरिश लेकर बड़े हों तो अब क्या करना चाहिए? अब जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए जोया. अगर आप इन तीनों स्टेजेस से ही गुजरी हैं तो फिर आप अपने घर को नहीं बचाएंगे, आप पूरी दुनिया को बचाने के इंतजाम करें. आपको अल्लाह ताला ने ये गिफ्ट दे दिया है.
और ऐसे माँ बाप जो इन स्टेजेस से गुजारते हैं नियतन, उनसे बड़ा गिफ्ट क्या होना है। आप वो गिफ्ट लोगों को पहुँचाएँ और आपको पता चल जाएगा कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या, क्योंकि नाउ यू हैव अ थिंकिंग ब्रेन। हम तो अपने पर्सपेक्टिव के अलावा किसी का पर्सपेक्टिव सोचने की ट्रेनिंग नहीं है ना, बचपन में माँ बाप ने नहीं दी थी, तो ये ही नहीं सोचते। अगर मैं आज किसी एक पार्टी को, नवाज शरीफ की तारीफ कर दूं, बुराई कर दूं, तो लोग कहते हैं तुम पीटीआई के हो, और इमरान खान की बुराई कर दूं तो तुम नवाज शरीफ के हो। बिकॉज पर्सपेक्टिव, दूसरे का पर्सपेक्टिव सोचने का वो 12वें साल से 16वें साल तक, 18वें साल तक वो जो ब्रेन फंक्शन था ना, वो सप्रेस कर दिया गया था कि नहीं बस ये या तो तू हमारे साथ है या फिर हमारा दुश्मन है। दूसरे का पर्सपेक्टिव को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। वो बच्चा उस वक्त मांग रहा होता है। डिलिब्रेशन एज के अंदर आप उसको, और ये जो 7 साल से 12 साल तक किए जाए, इसके अंदर आप उसको इस तरह के मौके देंगे। आपको, आप ट्रेनर्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेनर जिस तरह कर सकता है ना, पैसे लेके करता है, आपको अल्लाह ताला ने जान के बदले ये काम करना है आपने। ओके, जान लगाएं इसके ऊपर। शीरीन, एट 5 years it's common to start Quran and also school studies. No, it's not common to start at 5 years. It's common, शीरीन, to start at 3 years. 2.5 साल के बच्चे को कुरान हिफ्ज करा रहे हैं और 3 साल के बच्चे को नर्सरी में डाल रहे हैं। इट्स दैट्स कॉमन। काश कि ऐसा होता कि 5 साल में स्कूल शुरू करते हैं। मेरा तो अपना साइंटिफिक व्यू आपको बता रहा हूँ। 7 साल से पहले बच्चा स्कूल में जाएगा तो आपने बच्चे को, आइंस्टाइन को आपने कोई सा एक आम सा बंदा सोच रहे हैं जिससे आप जरा उसकी लैक ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से नफरत करते हैं, क्योंकि मैं आपका इमोशन ट्रिगर करना चाह रहा हूँ। आइंस्टाइन पैदा हुआ था, आपने वो वाला बंदा बना दिया उसको, जो भी आपको नहीं पसंद। ठीक है, 5, 6, 7 साल में बहुत क्रिटिकल डेवलपमेंट हो रही है उसकी। ओके, अल्लाह ताला ने कह दिया 7 साल से पहले नमाज नहीं पढ़ानी, आपने उसको लेकिन जरूर सब कुछ पढ़ाना है ना। अल्लाह को बेहतर पता है, आपको बेहतर पता है। ठीक है, तो आप उसको नर्स करें, उसको अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर दें। कुरान पाक की वैल्यूज जो है ना, उसकी कोई डेमोन्स्ट्रेशन बेशक शुरू कर दें 7वें, 5वें, 6वें साल में, मगर डोंट पुट प्रेशर ऑन हिज ब्रेन के इसी लाइन में रहना है आपने। ठीक है, कुरान पाक का तोहफा उसको तब चाहिए जब उसको कुरान पाक की एसेंस नजर आना शुरू हो। वो एक्सप्लोरेशन एज में नहीं नजर आएगी, वो फैसिलिटेशन एज में देंगे आप उसको। आफ्टर द 7th year कुरान शुड बी टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, आपको अगर अल्लाह ताला के दीन को पहुंचाना है अपने तक, अपने बच्चे तक, तो कुरान क्यों सिखा रहे हैं? वो कुरान याद भी कर लेगा। देखें हुफाज कैसे भूल जाते हैं कुरान बाद में। उसको अरबी सिखाएं फिर। इस वक्त तो 2.5 साल में कुरान पाक हिफ्ज करता है। 6 महीने में जो अरबी सीख लेगा ना, वो यमन में नहीं बोली जाती होगी, वो नहीं, लेकिन सिखानी आपने। कुरान पाक वो रट्टा मारेगा और फिर भूल जाएगा। एक दफा उसको आपने अरबी सिखा दी ना, फिर आप देखें आप कहां से कहां पहुंचाता है बच्चा आपको। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद बड़ा होगा आपके घर में। अभी खाली अब्दुल्ला और खाली मसूद बड़े होते हैं जी। उम्मे ऐमन, what to do in the age of is in the case of single parent, how can she work and nurse? She has, सबसे जरूरी सवाल है। अल्लाह ताला का करम है कि इतना अमूमी केस नहीं है ये कि पाकिस्तान में या दुनिया में ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट फैमिली का जो सिंगल यूनिट है माशरे का, वो सिंगल पेरेंट के ऊपर है। आजकल हमने कर दिया है, वर्किंग फादर घर ही नहीं आता, सुबह जाता है रात को 12 बजे जाता है, बच्चे सोए होते हैं। वर्किंग मदर है, दोनों माँ बाप में मौजूद हैं, तब की बात बता रहा हूँ। तो वो सिंगल पेरेंट ही हैं या मेड्स पाल रही हैं आजकल बच्चों को। इन केस के अगर एक माँ है और माँ जो है वो उसकी तलाक हो गई है, शोहर फौत हो गया है, उसने बच्चे पालने हैं, तो अल्लाह ताला उसको आसानी अता करे। ये बहुत ही बड़ा दर्जा उसका। उसको चाहिए कि अपने ना करियर पर्सपेक्टिव को श्रिंक कर ले अभी, और सिर्फ इतना करियर के ऊपर फोकस करे कि जितना वो वक्त बच्चे से नहीं छीन रही। ठीक है, क्योंकि उसका इस वक्त जिम्मा है, बटा हुआ है। सो just right now, yes, please, you can play this video anywhere. I will be honored if you guys are spreading this message across. This mic was never working, right? Shaheen Ahmed Saab, I'm assuming it's Dr. Shaheen, but please आप ये वीडियो को प्ले कीजिए, बल्कि बार बार प्ले कीजिए और ख़ुद भी बनाएं और आगे पहुँचाएं। वापस आता हूँ मैं। इवन आपका क्वेश्चन था सिंगल मदर या सिंगल फादर। इफ दे डूइंग थिंग्स राइट, दे विल हैव अ टफर टाइम। दे हैव अ टफर टाइम
मुश्किल काम करेंगे, वो मुश्किल है उनके ऊपर, बड़ी मुश्किल है, मगर फिर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है इसमें। आप बच्चे को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, कोई और नौकरी शुरू कर दें जिसमें कम वक्त लग रहा है, इस प्रायोरिटी बच्चा है आपकी, जो मर्जी हो जाए। बच्चे को मेड्स के हवाले मत कीजिएगा, मेड्स और उनका काम भी नहीं है, और अगर कर भी रहेंगे तो वो सही ऐसे तरीके से नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने डिज़ाइन में आपके डाल दिया है, आपका केमिकल मेकअप चेंज हो चुका है एज अ मदर। जैसे ही आप माँ बनती हैं आपके ऑक्सीटोसिन सेंटर्स एनहेंस हो चुके होते हैं। योर डेली डोज, बच्चे को देख के माँ की जो खुशी आती है ना, वो क्यों आती है? उसका डिज़ाइन चेंज हो गया, किसी और के बच्चे को देख के तो नहीं आती, ठीक है। सो बाप के साथ भी ऐसे ही होता है। सो मेड को भी वही खुशी आ रही है जो आपको अपने मोहल्ले के बच्चे देख के आती है। आपके मोहल्ले का बच्चा और आपका बच्चा किसी मुसीबत में गिरने वाले होंगे ना, तो आप अपने बच्चे को बचाएंगे ना, फर्स्ट रिफ्लेक्स है, क्योंकि आपका डिज़ाइन बन गया। आपकी मेड दोनों के बच्चे को नहीं बचाएगी, ठीक है। तो यही है, आप जितने मर्जी पैसे दे दें उसको, शीज, और ऊपर से मेड को भी ट्रेन करें ना आप, इन 3 स्टेजेस के ऊपर मेड की भी ट्रेनिंग करें, तो फिर देखते हैं, फिर ठीक है, फिर कर लें आप। अगर आपकी काम वाली ये नर्सिंग भी करती है, फैसिलिटेशन भी करती है और डिलीबरेशन भी करती है, तो फिर मेड ही पाले, आप इन्हें ना पालें, ठीक है। फसिया, आई पर्सनली फील दैट टीचिंग इज द जॉब ऑफ अ मदर विच she hands over to teachers. फसिया, अमेजिंग पर्सपेक्टिव। बच्चे का फुल टाइम ट्रेनर जो है ना वो उसकी माँ है, और पार्ट टाइम ट्रेनर जो है ना वो उसकी उस्तानी और उस्ताद है। आप खुद देख लें, बच्चा अगर फेल हो रहा है ना तो फिर वो फुल टाइम ट्रेनर को पहले पकड़ें, और अगर वो पास हो रहा है तो फुल टाइम ट्रेनर की वो है जीत है, ठीक है। मगर किस चीज़ में फेल और पास हो रहा है, ये प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और रबिया हसन, व्हाट डिड यू फाइंड सुकून इन, ओके, रबिया कह रही हैं कि किसी को सुकून और मज़े में फ़र्क ना पता और वो समझते हो कि मज़ा आने को ही सुकून कहते, तो फिर वो उसके फ़लसफ़े में मसला है, उसको तौबा करनी चाहिए कि सुकून को मज़ा समझ रहा हो। अगर उसकी देखें, मज़े की सिंपल है ना, क्योंकि साइंस है इसके पीछे। डोपामीन की हाफ लाइफ और विड्रॉल जो है ना वो 4 से 6 मिनट है, ख़ास मिकदार की बात बता रहा हूँ यूनिट में। ऑक्सीटोसिन की जो हाफ लाइफ और जो विड्रॉल है वो इफ़ इट इज़ इन गुड सप्लाई, तो ऑक्सीटोसिन अपने आप को रिवर्स फीडबैक में करती है, रिवर्स फीडबैक में। उसका मतलब यह है कि ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन जो दिमाग अपने जिस्म को देता है वो खुद ही दूसरा इंजेक्शन ट्रिगर करवाता है। डोपामिन ऐसे नहीं करता। डोपामिन सेंटर ड्राई हो सकते हैं, ऑक्सीटोसिन सेंटर ड्राई नहीं होता अगर एक दफ़ा आपने बाय डिज़ाइन खोल दिया हुआ है। सो इसीलिए सुकून जिसको होता है वो सुकून में रहता है, और जिसको मज़ा आता है वो फिर ड्रॉप होता है उसका मज़े का साइकिल, फिर वो नई दवाई, फिर नई अचीवमेंट, फिर नई अचीवमेंट, और फिर इसीलिए तो पैसे की हिरस सुकून नहीं देती। जितना मर्जी पैसा आ जाए फिर आपने एक और पैसा बनाना है, ठीक है। और जिनको सुकून हो उनको पैसों की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। उमरा को भी सुकून मिल जाए और गुरबा को भी सुकून मिल जाए तो उनको फिर पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर, ठीक है। वो मज़े को नहीं के पीछे भागते। और अयान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अयान। व्हाट अबाउट टॉलरेंस इन टुडेज जनरेशन, हाउ कैन वी गाइड देम एंड मेक देम पेशेंट? अयान, ऑसम क्वेश्चन। जब तक आप रिसीवर रहेंगे ना तो टॉलरेंस नहीं आएगी। सो योर डोपामिन सेंटर्स दे नीड टू बी सप्रेस्ड, एंड योर गिविंग नेचर, गिवर जब भी हुए उनको सब्र भी साथ मिला है। जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं, जितने भी आपके शफीक मेहरबान असातिज़ा और माँ बाप हैं, बुजुर्गान हैं, उनके अंदर सब्र इसलिए क्योंकि वो आए, उनका एक पिक्चर में एंटर ही वो देने के लिए होते हैं। जब कोई लेने के लिए एंटर होना तो उसका सब्र का पैमाना भी कम ही होता है, बिकॉज यार इसको चाहिए होता है। जो देने वाले होते हैं उनको कुछ चाहिए नहीं होता, इसलिए वो हर वक्त सब्र का मुजाहरा करते हैं। सो मेक श्योर इफ यू आर ऑक्सीटोसिन एजेंसीज इन द हाउस, आपके बच्चे इतने तहम्मुल और सब्र में रहेंगे क्योंकि ये टोटल डिफरेंट पेप्टाइड्स हैं, टोटली डिफरेंट पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स हैं ऑक्सीटोसिन की, डोपामिन की अलग हैं, ओके। ये 11 केमिकल्स हैं। मैं सिर्फ 2 पे इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं फिजियोलॉजी नहीं सिखा रहा आपको, पेरेंटिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर कि वो फिजिकल एफर्ट कर रहे हो आपके बच्चे, पेशेंस आ जाएगी। एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन पे खेलेंगे तो फिर पेशेंस खत्म होगी, क्योंकि वो इमीडिएट
स्टेज पूरी करनी है, गेम जीतनी है, उसने दिमाग ट्रेन हो रहा है कि इमीडिएट कोई चीज नहीं मिल रही, माइक्रोवेव से दूर करें, खाना पकवाएं बच्चों से, फुटबॉल खिलवाएं, क्रिकेट खिलवाएं जाके। जब उनको पता चल जाएगा कि लाइफ में हर काम जो है ना अपने टाइम पे होता है, ऑर्गेनिक लाइफ है, तो फिर उनके अंदर सब्र आएगा। अगर उनको हर चीज उसी वक्त मिल रही है, बटन दबाया खाना गर्म हो गया, बटन दबाया फिल्म डाउनलोड हो गई, ड्रामा, कार्टून, व्हाटएवर, तो उसको फिर सब्र नहीं आएगा। उसको स्लो स्टेडी मोशन के ऊपर आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। सो मेक श्योर यू हैव टू डू दिस बाय डिजाइन। ऐसी एक्टिविटीज दें, ऐसे प्रोजेक्ट्स दें जो लॉन्ग टर्म हो बच्चों को, और उस पर चेक करें बच्चा पूरा कर भी रहा है कि नहीं, ओके। और अगर वो छोड़ रहा है, उसका मूड नहीं हो रहा, तो चेंज द प्रोजेक्ट, डोंट चेंज द चाइल्ड। फहद नजीब, which had more priority, putting the child first for hifz or in a reputed international school? What will be impact on child with respect to her age? कुरान पाक हिफ्ज कराऊं बच्चे को या इंटरनेशनल स्कूल में डालूं? भैया इंटरनेशनल स्कूल में तो डालें ही ना, ठीक है, किसी भी इंटरनेशनल स्कूल में डालें। आपको मैं बता रहा हूं क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुरान पाक हिफ्ज कराना है तो उसकी एक खास एज है, उस पर जरूर हिफ्ज करा दें, मगर जिस एज में आप कुरान पाक हिफ्ज करना चाह रहे हैं उसमें उसको अरबी सिखा दें, ठीक है। मैं ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो बहुत सीरियस ले रहे हैं अल्लाह ताला के दीन को, उनको अरबी क्यों नहीं सिखाते? इमाम शाफई रहमतुल्लाह का कौल है, बड़ी डायरेक्ट हदीस है कि अरबी जो है ना वो हर मुसलमान पे वाजिब है। कुरान पाक किसी भी बंदे से पूछ लें, उसको कुरान पाक तो याद होगा, अरबी नहीं पता होगी। और ये बहुत बड़ा मसला है कि मुसलमान इसलिए सप्रेस हो रहे हैं क्योंकि ट्रांसलेशन पढ़ के बड़े हुए हैं कुरान पाक की। अल्लाह ताला का असली कलाम, इकबाल की शायरी की अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ लेना तो जो मजा आएगा ना वही आपको मजा आता है कुरान पाक का, क्योंकि आपको अरबी आती नहीं, वो असर आ ही नहीं सकता दिल के ऊपर, तो फिर क्या करेंगे हम? कुरान पाक इसीलिए बस चूमने की मशीन रखी हुई हमने कि बस चूम लिया, हमारा काम हो गया। अगर एक बार आपको उसकी अरबी की असली जिस तरीके से वो अरबी है सीखने का हक है वो आपने बच्चे को सिखा दी, तो फिर आपको सारी उम्र दुआएं भी देगा। और फिर जब आप उसको हिफ्ज करवाएंगे ना 8-9 साल में, वो आधे टाइम में हिफ्ज कर लेगा जब उसको अरबी आती होगी तो, ठीक है। सो इंटरनेशनल स्कूल को तो अल्लाह माफ़ी, जितना दूर रहें उतना करीब। उसका सोल्यूशन क्या है अभी मेरे पास वक्त नहीं, मैं बताऊंगा इंटरनेशनल स्कूल का पैरेलल सोल्यूशन क्या है। बहरहाल इंटरनेशनल स्कूल में अगर आपने डाल भी दिए ना बच्चे, तो फुल टाइम आप पे फिर दुगनी जिम्मेदारी आ गई। उसको पहले धोया करें, वो जो डर्ट एंड फिल्थ लेके आता है, जो केमिकल रिएक्शन चेंज होते हैं उसको वापस ऑल्टर करें, वो फिर 6 घंटे उसमें लगाएं, फिर वापस अपनी मॉडलिंग पे लेके आएं, यही करना पड़ेगा आपको फिर, ठीक है। उम्मे हाशिर, how do you view the role of education system playing in our children upbringing, character development? Can I get 5-10 minutes more because okay, what is the role of education system in our upbringing? Relevant question है इसलिए मैं ले रहा हूँ। And she says homeschooling is an option, as an alternative option or not. So let me tell you what the scientific flaw is with the current education system. See, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। किसी भी बंदे की शनाख्त करनी हो ना तो आपको पता चल जाता है कि उसकी असली उस बंदे की असली औकात क्या है। आप अभी भी करते हैं ऐसे, हम भी ऐसे करते हैं। 2 बंदे, एक ही नाम, अली नाम के 2 बंदे हैं, दोनों में फ़र्क क्या? उनकी सोच का फ़र्क है। नाम भी वही है, उसी की भी 2 आंखें हैं, दोनों की 2 आंखें, 2 कान, 2 पैर, एक जितना कद है दोनों का। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? किसी भी एक इंसान को दूसरे इंसान से उसकी सोच का फ़र्क होता है। Now that's a basic philosophy of looking at a human being. कितनी गहरी सोच है और कितनी ऊंची उड़ान है, ये आपको चाहिए अपने बच्चों में से। अब एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो एक खास मकसद से बनाया गया है। वो बुरा मकसद है या अच्छा मकसद है एक अलग बहस है, मगर वो सिस्टम किसी एक हायर सिस्टम की सपोर्ट में बना हुआ है, ओके। और वो क्या है? वो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम है, उसके थ्रू एक स्कूलिंग सिस्टम ईजाद और बनाया जाता है। और बना तो हमने नहीं बनाया, जिसने बनाया था वो इसी वजह से बनाया था, हमने तो खाली कॉपी कर लिया उसको। और वो क्या है कि हार्मनी और कन्फॉर्मिटी कायम रहे, माशरे में लोग हार्मोनाइज्ड और कन्फॉर्मिस्ट रहें,
इसलिए स्कूल में एंटर होता है उस्तानी, मिस, मैडम, सर, क्लास खड़ी हो जाए, डू एज यू टोल्ड की फिलॉसफी के ऊपर है। जो वो डू एज यू टोल्ड फिलॉसफी के ऊपर चलते हैं, मेरी तरह आपकी तरह के लोग, उनको फिर अगली क्लास में पहुंचा देते हैं, वो फिर पर्चे में पास कर लेते हैं। वो सवाल बेहुदा थे, खुराफात पे मबनी थे वो सवाल। वो फिजिक्स के प्रोफेसर को आती तो थी नहीं फिजिक्स, मगर पर्चे में सवाल दे दिया था, आपने बस उसी तरीके से उसी स्ट्रक्चर के अंदर रहना है। सो हो क्या रहा है, ये तो करंट सिस्टम है ना, आप सबको पता है। वो कर क्या रहा है एक इंसान की नशोनुमा के साथ, उसके ब्रेन के साथ, कि उस ब्रेन फंक्शन को वो सप्रेस कर रहा है कि तुमने सोचना नहीं है, जो कह रहे हैं वो करना है। हर स्कूल का बेसिक नस्बुल ऐन यही है कि हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। 11, 8, 9 सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा दुनिया कुछ नहीं है, और जिस तरीके से हम आपको बताएंगे उस तरीके से ना किया तो हम आपको निकाल देंगे। तो जो सोचने वाला बच्चा होता है ना, तो डाइवर्जेंट थिंकर, जिसको अल्लाह ने खुद सोचने की सलाहियत देती है, वो स्कूल में फिर मार खाता है, निकाल दिया जाता है, और वो फिर ड्रग्स में जाता है, और पता नहीं क्या बनता है, थग बन जाता है, व्हाटएवर, क्योंकि वो उससे वो हैंडल नहीं हो रही वो कन्फॉर्मिटी। तो आपका जो करंट सिस्टम है ना, वो आपके अपने पर्पस के खिलाफ है, क्योंकि आप चाहते हैं बच्चे ग्रेट हो। और ग्रेट बंदा तो डू एज यू टोल्ड फिलॉसफी पे नहीं आता। आप तो वोट भी ऐसे बंदों को देते हैं जो खड़े होकर कहता है मैं लीडर हूं, मैं ये सिस्टम चेंज कर दूंगा। एक स्कूल का बच्चा कह के दिखाए मैं इस स्कूल का सिस्टम चेंज करूंगा, क्या होगा उस बच्चे के साथ? क्योंकि स्कूल का जो डिजाइन है ना, वो कन्फॉर्मिटी की बेस के ऊपर है। वो उसके पीछे एक फिलॉसफी है, मगर you have to understand that philosophy itself is against the very desire that you have from your own children. Your creativity killer machine is the school. Your critical thinking killing machine is the school system. और वो इसलिए नहीं बनाए गए कि क्रिटिकल थिंकिंग खत्म की जाए, मगर कर रहे हैं। अब जिस बंदे ने भी बनाए थे उस वक्त शायद साइंस की तरक्की इतनी नहीं थी, या फिर वो उनको पता नहीं था कि कुरान पाक ने किस तरीके से कहा है कि वो सोचने वाले लोगों के लिए निशानी है, सोचने वाले लोगों के लिए निशानी है। अल्लाह ताला कही जा रहे हैं बार बार कि क्यों सोचते क्यों नहीं हो, गौर क्यों नहीं करते हो। जब मैं सोचना शुरू करता था तो मुताला पाकिस्तान की मैडम थप्पड़ लगा देती थी, फिजिक्स के प्रोफेसर से सवाल करता था। मैं आपको अपनी केस स्टडी लिटरली बता रहा हूं, मेरे पास इस वक्त इतना वो आ गया है ना सैंपल स्कूल्स में जो हम कर रहे हैं। मेरे ये दोनों दाड़े मेरे टीचर्स ने मार मार के निकाल दी हुई हैं, बिकॉज आई यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस। मेरे मुंह के ऊपर परमानेंट डेंट्स हैं, उस्तानियां मारती थी। और मैं क्या करता था, स्कूल को आग थोड़ी लगाता था, हाथ खड़ा करके मैडम ये ऑर्बिट्स का नाम KLM क्यों लिखा हुआ है, ABC क्यों नहीं लिखा हुआ आपने? वो जो इलेक्ट्रॉन और के जिस ऑर्बिट्स में घूमते हैं न्यूक्लियस के। थिंकिंग एबिलिटी को सप्रेस करने के लिए थप्पड़ आता था कि जो लिखा हुआ बस वो याद कर, KLM क्यों लिखा हुआ है पूछ रहा है। मतलब इस सिंपल से सवाल बच्चा करता होता ना, क्योंकि एक्सप्लोर कर रहा है वो, फिर उसने एसोसिएट करना है ना। मैं उस वक्त एसोसिएशन एज में था कि किससे एसोसिएटेड है, व्हाई, हु केम अप विद KLM, you know, the first orbit and the second orbit around the nucleus and the third in chemistry, in physics. So what I'm saying is, you have to understand your current education system is against the basic desire that you have for your own child, and that is for him to become a thinker. How can he raise the standard of thinking when he has no standards of thinking at all? The only thing he does is जो कर रहे हैं सब वही करना है, क्योंकि वो घर में भी वही देखता है, फिर स्कूल जाता है तो डंडे के साथ ट्रेनिंग होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द मैटर। अगर ये आपकी कोई कमोडिटी के बारे में बात होती ना, किसी और घर के बारे में बात होती है, घर जल रहा होता, गाड़ियां महंगी हो रही होती या रियल एस्टेट के रेट, तो आई कुड हैव टेकन अ चांस ऑन दिस। आपकी सबसे कीमती चीज आपके बच्चे, और सबसे बड़ा जुल्म आपने किया उसी कीमती चीज के ऊपर। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड द बिगेस्ट आयरनी इन द प्लैनेट राइट नाउ। पूरे माशरे का सिंगल यूनिट एक हाउस होल्ड था, और सबसे ना अहल बंदा उस हाउस होल्ड को चला रहा है। और फिर ह्यूमन कैपिटल, 60% ऑफ पाकिस्तान इज यूथ, 100% of that 60% is getting trained through the worst possible model, outside the house and inside the house. And that's why we see no future. We see no future in the scientifically, the probability of Pakistan going good or bad, कोई इंटेलेक्चुअल लेवल पे कोई भी नहीं सोच सकता कि पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। क्यों?
क्योंकि हम प्रैक्टिस करी जा रहे हैं वही वाली चीज़ की, और प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। वही गलत काम हमने प्रैक्टिस में डाला हुआ है, वही एक चक्का है जो घूमता है और प्रोडक्ट बाहर आ जाता है, फिर चक्का घूमता है, फिर प्रोडक्ट बाहर आता है। बस मज़ा पूरा करने के लिए दुनिया में आए, हम मज़े ही लेंगे, और मज़े पूरे नहीं होंगे तो लोगों को मारना शुरू कर देंगे। दो पैडिक्स से हम अंबिया से लेके साहबा से लेके सारे के सारे कौम हमारे हीरो बनाते हैं। बच्चा देखता है कि यार बच्चा वही करता है जो आप कर रहे हैं, बच्चा वो नहीं करता जो आप कह रहे हैं, तो वो कहते तो हम अल्लाह उसके रसूल की बातें करते हैं, हम डोपामीन प्रैक्टिस हैं करते हैं हम। मैं आपको एक और केमिकल बता दूं जाते जाते, क्योंकि 2 मिनट हैं। एक ख़ास केमिकल है, उसको कहते हैं कोर्टिजोल। वो प्रेशर फियर का केमिकल है, एंजाइटी होती है उससे। आपके बच्चों को इसीलिए ना एंजाइटी अटैक्स बहुत होते हैं, क्योंकि वो फियर डोपामीन, जब डोपामीन सेंटर खाली होता है तो कोर्टिजोल जो है ना, कोर्टिजोल नेचुरल सिस्टम में अल्लाह ताला की तरफ से वो ट्रिगर हो जाता है। वो फियर का केमिकल है, और हम बच्चों को जब तक डरा धमका के रखेंगे वो कोर्टिजोल भरा रहेगा उनके दिमाग में, और जब कोर्टिजोल आता है दिमाग का तो ग्रोथ खत्म हो जाती है। जिन बच्चों की कोर्टिजोल बेस्ड ट्रेनिंग हुई भी होती है उनके दिमाग के साइज छोटे होते हैं, लिटरली साइज ही छोटे होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिजल्ट्स हैं, करोड़ों बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया गया है। जो डर सहमे हुए बच्चे हैं उनके दिमाग की कैपेसिटी कम है, क्योंकि कोर्टिजोल एंटी ग्रोथ हार्मोन है, इनहिबिटर है ग्रोथ का। नाखून बढ़ना बंद हो जाते हैं जब कोर्टिजोल दिमाग में होता है, बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं, ओके, बिकॉज कोर्टिजोल डज नॉट लेट यू ग्रो, एंड द ब्रेन इफ इट इज फिल्ड विद कोर्टिजोल ऑल द टाइम इट विल नॉट लेट द ब्रेन ग्रो, एंड दैट्स व्हाई IQ कम होते हैं बच्चों के उन घरों में जिन घरों में हर वक्त बच्चों के सामने घर के मसले डिस्कस हो रहे हैं, माँ बाप आपस में लड़ाई करी जा रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। वो क्या नर्सिंग करेंगे, और पहले तो टीका लगा दिया उन्होंने एंटी ग्रोथ का। सो बी वेरी वेरी श्योर ऑफ हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर एंड एडमिट इट टू योरसेल्फ कि मैंने ये काम नहीं करना, क्योंकि फिर आपको रोना कम आएगा जब आपके बच्चे पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच जाएंगे वही हरकतें करते करते, फिर आपके बच्चे जेलों तक पहुंच जाएंगे खुदा न खास्ता वही हरकतें करते करते, डबल खुदा न खास्ता ऑन द पार्लियामेंट हाउस। आपके बच्चे उसी तरह बच्चे हैं जो कि लोगों के इस वक्त कोट लखपत अडियाला जेल में, वो भी किसी के बच्चे ही थे, बस माँ बाप ने एक बस खुला छोड़ दिया। बस I'm going to wrap it up now by just saying something which I say every session. Nothing good ever happens to human beings automatically. You have to work for it. Nothing good will ever happen automatically. It has never happened automatically, ever. Okay? Be the most responsible person because you are in the most critical profession, which is parenting. Okay? We are going to take more questions on our inbox and our wall, and we're going to answer this in our next episode. We will have to continue this, of course, because question आए रहे और जिन लोगों के सवाल में आंसर नहीं कर सका, it was because of the time constraint. I inshallah will duly answer them on our page, and keep writing to us, keep criticizing us. मुझे बड़ी सख्ती से कहा गया था अंग्रेजी ना बोलूं, आप खुद बताएं डोपामीन की उर्दू क्या है, ऑक्सीटोसिन की उर्दू क्या है, मैं क्या बताऊं उनको। जहाँ पे आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, वी आर टेकिंग योर फीडबैक वेरी सीरियसली, वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट। हमारा पर्पज़ अपनी जय जयकार कराना नहीं है, हमारा पर्पज़ आप सबकी बेहतरी है, अपनी भी बेहतरी है। अपने सर्कल्स में इन सेशंस को आगे कीजिए, और try and be more active in spreading this what's the word, this perspective, ताकि लोग स्टैंडर्ड ऑफ थॉट को ऊपर लेके जाएं। ठीक है, मेरा नाम साहिल अदीम है और मेरी कंपनी का नाम सोर्स कोड है। दिस सेशन इज ब्रॉट टू यू बाय द एफर्ट ऑफ 7-8 people working around me all the time in Lahore, and then some people in Karachi and some in Islamabad. I'm very thankful to all of them for joining me in my purpose, making it worth every single second of this effort. Thank you so much. जारी रहेगा ये सिलसिला मुलाकात का, इस तरह की वर्चुअल मुलाकात का। अल्लाह हाफिज़।